हेलो। हेलो जी। हाँ हाँ बोला जी। नमस्ते। हाँ सही क्या हाल चाल? आवाज आ तो रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, जो आप बुआ जी का बता रहे हैं, हाँ जी। तो उनको ये सेकंड टाइम हुआ है या फर्स्ट टाइम ही हुआ है? एक्चुअली मैं आपको बल्ला जी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। हम्म, इनको कुछ टाइम पहले वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम हुई थी, आज से 2 साल पहले। ठीक है। ठीक है। तो शायद तभी ट्यूमर उनके ब्रेन में बनने लगा होगा। हम्म ठीक है। तो अभी 4-5 महीने पहले उनको ज्यादा परेशानी हो रही थी सर में, तो डिटेक्ट कराया तो पहले तो डिटेक्ट ही नहीं हुआ काफी टाइम तक। तो हम्म फिर बाद में डिटेक्ट हुआ तो पता पड़ा कि उनको ट्यूमर है हम्म, सर में, जो कि नॉन कैंसरस नेचर का लग रहा है। बायोप्सी हो नहीं सकती क्योंकि सर खोलते ही तो बंद नहीं होगा वापस सर। तो तो उनको बड़ा रिस्की था क्योंकि ये जेगुलर वेन्स के आसपास था। उन्होंने बोला अगर ब्रेन हम खोलेंगे हम्म, तो डेथ की चांसेस बनती है। ओके। तो आजकल एक नई थेरेपी आई है, उन्होंने कहा साइबर नाइफ करके, हम्म जिससे लेजर से वो अंदर ही उस सिस्ट को खत्म कर देंगे। हम्म तो दिल्ली में एक वेदांता करके हॉस्पिटल है, वहां हम्म पे उनका साइबर नाइफ कराया। हम्म तो साइबर नाइफ से उनको रिलीफ आ गया। हम्म तो 3-4 महीने बाद हमें लगा कि नॉन कैंसरस था, कुछ पता ही नहीं पड़ा। हम्म अभी रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए गए तो पता पड़ा कि इनके सर में एक और जगह पे एक छोटा सिस्ट हो गया हम्म है, ट्यूमर हो गया है, और ब्रेस्ट के आसपास भी एक हो गया है, और एक कहीं और भी हो गया है। तो हम्म, हमने बायोप्सी कराई तो बायोप्सी में पता पड़ा कि एक्चुअल में वो कैंसर था, जो कि पहले डिटेक्ट नहीं हो पाया। तो अब इनका ट्रीटमेंट चालू होगा मेरे हिसाब से कल से या परसों से। तो उसमें अब आप बताओ कि आपका मेथड इनको कहाँ हेल्प कर सकता है? सी देखो, पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियोस भी डाली हैं, कुछ इसके बारे में डिस्कशंस भी किए हैं, कुछ स्टडी भी किया है। ओके। सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दैट इज सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन. ठीक है। So they try to remove the cancerous portion. यस। But removal makes sense if ये जहां पर होता है कैंसर उसके आसपास स्प्रेड होता हो, और हाँ। उसके आसपास स्प्रेड होने का कारण वो जगह होती है, वो कैंसर सेल्स होते हो. हम्म। So there was one guy who was a highly educated oncologist. उसने ओके। 15-20 डिग्रियां लिखी हुई थी, तो ही वॉज ऑन लिंक्डइन. तो हम्म। उसको कनेक्शंस में जोड़ा, तो उसके बाद उसको वीडियो भेजा. तो उस हम्म। वीडियो में मैंने कहीं बोला हुआ था कि ब्लड कैंसर इज नथिंग बट थिकनिंग ऑफ द ब्लड. हम्म। तो वो भड़क गया, उसने उल्टा सीधा बोल दिया. हम्म। तो वैसे भी खुंदक उसने कुछ बदतमीजी टाइप से करी थी, तो उसको फिर हमने वीडियो वीडियो बनाया उसके अगेंस्ट, फिर 4-6 वीडियो बनाए उसके. सो हम्म। कमिंग बैक टू नाउ द डिस्कशंस, जो कि कैंसर के ऊपर रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट. हम्म। तो 2-1 लोगों से बात हुई. हम्म। कैंसर सेल्स जो होते हैं उसमें बाइंडिंग कैपेबिलिटी नहीं होती. जब कैंसर सेल्स बाइंड होते हैं एक दूसरे से तब टिश्यू बनता है. ठीक है। तो लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स मेक सम टिश्यू. हम्म। नाउ दे से कि सम कैंसर सेल्स पेनिट्रेट इन द ब्लड वेसल्स. ओके। सम मीन्स बहुत कम, नॉट इवन 1%. हम्म। नाउ अब ये चीज सोचो कि एक वेसल है जो कैंसरस नहीं है, हम्म। और दूसरी तरफ एक कैंसर सेल है जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, विच इज ए डेड सेल. ओके। हाउ विल इट एंटर द हेल्दी वेन्स? हम्म। इट कैन एंटर द वेन्स विच आर कैंसरस देमसेल्स, जिसके अपने सेल्स के अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है. ओके। सो दैट मीन्स दिस कैंसर सेल इज नॉट गोइंग एनीवेयर. वो जब वेन्स जो है उसके जो सेल्स हैं वो जब कैंसरस होने शुरू हुए तो कोई एंटर कर गया, वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया. बट हम्म। जस्ट बिकॉज दिस कैंसर सेल इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट डज नॉट कॉज अ ट्यूमर देयर, बिकॉज ओके। इट इज मोरलेस डेड सेल. और जब तक वो दूसरों के साथ बाइंड नहीं करेगा तो ट्यूमर कैसे बनाएगा वो? तो इस केस में कैसे बन गया है? उनका सर का जो है उनकी छाती के आसपास कैसे आ गया सी क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं. है? हाँ। इफ आई रिकॉल करेक्टली, तो ब्लड वेसल्स की जो लेंथ होती है हमारी हम्म। बॉडी में, दैट इज हम्म। मोर देन द पेरिफेरी ऑफ द अर्थ. ओके। तो ये ब्लड वेसल्स बहुत पतली पतली होती हैं. हाँ। तो ये ब्लड वेसल्स डेड होती रहती हैं. जैसे जैसे सर्कुलेशन बढ़ता जाता है, वो कम होता जाता है,
या ब्लड थिक हाँ, होता रहता है तो उसका सर्कुलेशन अफेक्ट होता रहता है। ओके। तो किसी पोर्शन में न्यूट्रिएंट्स पहुंचना बंद हो गए, ब्लड पहुंचना बंद हो गया, हम्म। तो वहां की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं, हम्म। उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती तो वो एंटेंगल होने लगती हैं। ओके। तो एंटेंगलिंग के टाइम पर उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो शायद लीक करते हैं, वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं एंड इट हम्म। स्टार्ट्स ड्राइंग आउट धीरे धीरे करके। तो हम्म। उसके आसपास के जो ब्लड वेसल्स होते हैं फिर अल्टीमेटली वो जो उसको न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो वो जो भी हम्म। ट्यूमर होता है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है। ब्रेक ऑफ होने के बाद वो इधर उधर हो जाता है। हम्म। बट जो बेसिक रीजन होता है कैंसर के फैलने का, देयर हम्म। इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन अ बिनाइन कैंसर एंड नॉन बिनाइन। ठीक अच्छा। है, वो दोनों ट्यूमर्स होते हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बायोकेमिकल देखो सेम होते हैं। द ओनली अच्छा। डिफरेंस इज कि कैंसरस सेल्स होते हैं वो फैलते हैं और जो नॉन कैंसरस होते हैं वो नहीं फैलते। बट ओके। केमिकली या फंडामेंटली उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। दूसरी ओके। चीज, जिसको बिनाइन होता है उसके चांसेस कैंसर मतलब नॉन बिनाइन बिनाइन के कैंसरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन फ्यूचर। मतलब नॉर्मल भी हो रहा है ट्यूमर तो वो कैंसरस बन सकता है फ्यूचर में। बाद में बन जाता है, अगर वो नहीं भी बना तो बाद में, क्योंकि कैंसर इज नथिंग बट मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जहां जहां पर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता वहां वहां पर दिक्कत होती है। ओके। बीच में मैं कहीं पर ब्लड कैंसर के बारे में पढ़ रहा था तो इट सेड कि ब्लड कैंसर में ब्लड गाढ़ा हो जाता है। हम्म। दूसरी चीज उसमें लिखी थी कि ब्लड कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए जो पहले मेडिसिन दिया जाता था, दे यूज्ड टू बी हार्ट की मेडिसिन, ब्लड थिनर्स। हम्म। तो अभी शायद कुछ और लेटेस्ट कुछ आ गया होगा, कुछ और देते होंगे। हम्म। सो उसमें ब्लड थिनर्स के देने के बाद द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ यूज टू गो अप। हम्म। अब अगर वॉक एंड रेस्ट करते हैं, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते हैं, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हम्म। आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। एंड दीज आर द ओनली टू थिंग्स जो कैंसर होता है। सो मेरे अच्छा। हिसाब से कैंसर नहीं फैलता। आप कीमोथेरेपी रेडिएशन वेडिएशन जो भी कराएंगे हम्म। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस पोर्शन का जो ब्लड सप्लाई होगा उसको पूरा काट दिया जाएगा, और हम्म। जहां पर भी कटेगा वो बाद में प्रॉब्लमेटिक होता है। अब आपने अगर एक कैंसरस, मतलब आप दूसरे एंगल से देखो, आज की डेट में 90% जो भी लोग पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो कैंसर का सारी ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कीमोथेरेपी भी, ये भी, वो भी सब करा लिया। हम्म। स्टिल 90% ऑफ द पीपल डाई विद इन नेक्स्ट 4-5 years। पर कुछ लोगों का सर्वाइवल रेट आ गया है अभी उस वजह से, वो कैसे? लाइक व्हाट? कुछ एक जैसे सेलिब्रिटीज हैं जो कैंसर से स्ट्रगल कर रहे थे, वो ठीक होके आए हैं, जैसे अपना क्रिकेटर है युवराज सिंह वगैरह, बहुत सारे लोग, बड़े लोगों का ऐसा सुनते हैं जो अमेरिका में ट्रीटमेंट करा के ठीक होके आ गए। हाँ, वो अभी एक कैसे? सोनाली बंद्रे का भी था, सोनाली सोनाली बेंद्रे गांधी। का भी हाँ। था। हम्म। तो ये लोग कैसे, ये कन्वेंशनल मेथड से ये कैसे ठीक हो रहा है फिर? वाई दीज पीपल के नॉट बी क्योर्ड? क्योंकि जो सर्जरी होती है हिंदुस्तान में, सर्जरी में कोई कमी नहीं है, तो काटना पीटना ही होता है ना उसमें। रेडिएशन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया में है, जो कीमोथेरेपी की ड्रग्स है वो भी इंडिया में तो अवेलेबल है। वो बाहर वहां पे कैसे ठीक हो जा रहे हैं लोग? मे बी देर यूजिंग दिस हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। उनका जो प्रोटोकॉल है हो सकता है डिफरेंट हो, एंड दीज गाइज डोंट शेयर द सीक्रेट्स विद अदर्स। आपको लगता है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से इसका क्योर हो सकता है? आपने अभी तक किसी को क्योर किया है कैंसर में इससे, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से? ओके, नाउ कमिंग बैक टू कैंसर का जो हमारा एक्सपीरियंस है। हम्म। एसाइटस सर्च करो गूगल में, हम्म। ASCITES। हम्म। इट इज लास्ट स्टेज ऑफ द लीवर डिसीज। ओके। सबसे पहले फैटी लीवर होता है, फिर सिरोसिस होता है, सिरोसिस के बाद या तो एसाइटिस हो जाता है या लीवर कैंसर हो जाता है। हम्म। 50% ऑफ द पेशेंट ऑफ एसाइटिस डाई इन 2 years। ओके। सो इट इज फेटल। हम्म। ठीक है, हम्म। जितने भी एब्डोमिनल कैंसर्स होते हैं हम्म। उसकी लास्ट स्टेज जो 4th स्टेज होती है सब में एसाइटिस होता है। ठीक है, जिसमें पानी भर जाता है। हाँ, और 2 पेशेंट एसाइटिस के ठीक हो चुके हैं, आपके 100% ठीक हो गए हैं। एक 100% ठीक हो गए? हाँ, एंड एक मैंने 1.5 साल साथ में, पहले ठीक हुआ था। हाँ, अब और क्या अभी एक, वो अलाइव है? हाँ अभी वो अलाइव है? हाँ, इज फाइन, नॉट ओनली अलाइव, इज फाइन। सी उन्होंने उसका मैं बाकी स्टोरी बताता हूँ। उन्होंने बाकी कुछ ट्रीटमेंट भी साथ में बंद कर दिए नथिंग, थे या वो कुछ नथिंग, he ऐसे? did not take anything. See, all those videos are also on the net. I think Google, sorry, Health
4x01 करके सर्च करना, तो उनके वीडियोस मिल जाएंगे. द फर्स्ट टाइम हिज सन कॉल्ड अप, ही सेड कि वी वेंट फॉर डॉक्टर टू द डॉक्टर फॉर चेकअप. पहले वो मेरे से कई देर तक बात करता रहा, 3-4 महीने. तो ही सेड कि माय फादर इज नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज नॉट एग्रीइंग. उसके फादर का क्या था, ही इज फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड या सेमी अर्बन कह सकते हो. तो ही सेड कि वो सुबह उठकर 7-8 किलोमीटर वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक. एंड हिज एज वाज अबाउट 68-69. तो उसके अलावा वॉकिंग करने के अलावा ही यूज्ड टू ड्रिंक 6-7 लीटर पानी और दूध वगैरह भी पीते थे. तो टोटल मिला के फ्लूइड इंटेक वाज इन एक्सेस ऑफ 6-7 लीटर्स. सो ही वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि ये चीजें खराब हैं, क्योंकि हमारे तो वॉक एंड रेस्ट में 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है. सो ही कॉल्ड अप वन डे 11-12 बजे दिन में. तो ही सेड कि मैं अभी डॉक्टर से मिलके आया हूँ. तो उन्होंने चेकअप किया तो पेट में पानी नहीं है. उससे पहले ही टोल्ड मी इन द प्रीवियस 2 months कि हमने पूरे पूना में, बॉम्बे में सब जगह दिखा दिया एंड नथिंग इज वर्किंग आउट. ओके. तो उन्होंने उस समय तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया. जो पेट से पानी वगैरह निकालते हैं वो नहीं किया था अभी तक. ओके. तो दवाई वगैरह से शुरू में तो दवाई से सुखाने की कोशिश करते हैं. फिर उसके बाद में इसेड की डॉक्टर ने बोला कि भैया ये तुमने कहीं और से ट्रीटमेंट लिया है, ये कहाँ से तुमने कराया है, पानी कैसे निकलवा लिया. तो इसेड की हमने कुछ नहीं लिया है. तो उसका बेसिकली 30-40 डेज उसने पानी का इंटेक 6-7 लीटर से कम करके इसेड की 1 लीटर टू 1.2 लीटर था. खाने के साथ भी लेते थे, उसके अलावा भी लेते थे. उसके अलावा वॉक एंड रेस्ट शुरू कर दिया. उनका ये बंद कर दिया बिल्कुल. कितना घंटा वॉक एंड रेस्ट कर देते वो? वही 1-2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात को. अच्छा, 1 घंटा सुबह, मतलब 30 मिनट चलना और 30 मिनट सोना सुबह, और 30 मिनट चलना और 30 मिनट सोना सुबह. पर 5-5 मिनट करके. 5-5 मिनट. आपको क्या लगता है कितना घंटा सफिशिएंट होता है अगर ये करे? 1 घंटा भी सफिशिएंट है या 2 घंटा आप रेकमेंड करते हैं? सी आई डोंट रिकमेंड टू मच इन द बिगिनिंग, बिकॉज जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मेटाबॉलिक रेट की द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी फॉर योर वाइटल ऑर्गन्स. अगर आप ज्यादा वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो वो अवेलेबिलिटी एकदम से डाउन हो जाएगी. सारी एनर्जी आपके वाइटल ऑर्गन्स लेने लगेगी, सुस्ती बहुत आएगी. तो इनिशियली आप कितना रेकमेंड करते हैं? इनिशियली टू बिगिन विद, किसी की हालत बहुत खराब है, जिसको सांस चढ़ता है, बेसिकली सांस नहीं चढ़ना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए, दर्द नहीं होनी चाहिए. इफ ए पर्सन इज अदरवाइज हेल्दी, 5 मिनट चलने में उसको कोई तकलीफ नहीं है तो 5 मिनट कर सकते हैं. 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात को. बट अगर कोई वीक है तो आधा घंटा से शुरू करे और 5-5, 10-10 मिनट करके रोज बढ़ाता रहे और 1 घंटे तक पहुंच जाए. स्टार्ट में कितना 15 मिनट से शुरू करे और रोज 5-5 मिनट करके बढ़ा ले? नहीं, स्टार्ट तो वो आधे घंटे से करे. 5-5 मिनट, आधे घंटे मतलब 15 मिनट वॉक, 15 मिनट रेस्ट. इससे स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ, इससे स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद दूसरा चीज क्या है कि जो मतलब जो कोई काम नहीं कर रहे, घर पर ही है, तो वो उसके अलावा हर घंटे में 5 मिनट चल लें. अच्छा, तो फिर वो 2 घंटे के अलावा मतलब दिन में भी 5 मिनट रेस्ट और 5 मिनट वॉक करें, ऐसा? हाँ, वही हर 1 घंटे में एक बार तो कर ही लें कम से कम. ओके. और आप कितनी बार करते हैं अभी एज ऑफ नाउ? मेरा मैं अभी भी वही बात कर रहा था किसी से जब आपका पहले फोन आ रहा था. सो मेरे को आज की डेट में कोई इशू नहीं है. मेरे को पिछले साल 2-3 महीने के लिए दिक्कत हुई थी, विच वॉज काइंड ऑफ टीबी. उस समय मेरा फ्लूइड इंटेक हैड गॉन अप ड्रास्टिकली टू 6-7 लीटर्स फॉर द 2 months समर से. बढ़ाया था? क्यों? मैंने बढ़ाया नहीं था. उस लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मई जून के महीने में खरबूजा और तरबूज बहुत सस्ते आने लगे थे. हाँ. तो आई यूज टू गो टू द होलसेल मार्केट और वहां से मैं 8-10 किलो इकट्ठे ले आता था. घर में बाकी लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो वो मैं कभी काट के रख दिया बच्चों के लिए, किसी के लिए कि भाई खा लेना. वो नहीं खाते थे तो मैं ही खा लेता था. तो आपको इतना पता होने के बावजूद आपने खाया, या आपको ये डिस्कवरी इसी साल करी है कि फ्रूट नहीं, वो उससे पहले हो चुका था. बट फ्रूट नहीं खाना वाली बात नहीं थी. उस समय एक्चुअली 2 महीने के लिए खिंच गया और उस 2 महीने के बाद मुझे प्यास लगने लगी एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ तो माई इम्यून सिस्टम विल बी मच स्ट्रॉन्गर और मुझे जल्दी कुछ नहीं होगा. तो वो 2 महीने खींचने के बाद मेरे घुटने में स्वेलिंग आ गई. तो उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा घुटने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया. आपके घुटनों ने? हाँ, पहले लेफ्ट में हुआ, फिर लेफ्ट के बाद में वो कुछ एंटीबायोटिक ली 3-4 दिन तो ठीक हो गया. तो परंतु पूरा ठीक नहीं हुआ था, मतलब चलने लायक हो गया. फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर दोबारा दिक्कत हुई, दोनों घुटनों में हो गया. फिर मैं आई वॉज बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट मंथ और सो. उसके जो सिम्टम्स थे वो सब टीबी के सिम्टम्स थे. बट देन फिर मैंने उसके बाद जो भी एंटीबायोटिक ले रहा था तो आई फेल्ट लाइक कि ये कोई काम नहीं कर रहा ढंग से.
तो फिर उसके बाद टीबी का भी प्रेशर था, फिर उसके बाद इन्हें वॉक एंड रेस्ट और ये सब करना शुरू किया, चलने का हालत नहीं थी, बट जैसे मतलब पूरी रात नींद भी नहीं आती थी, पेन किलर्स भी बहुत लिए। उससे 10 साल पहले मैंने एक मेडिसिन, एक चूरन की गोली भी नहीं खाई थी। तो फिर अच्छा। जब ये लगा तो मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने तो लग ही गया कम से कम ठीक होते होते। हम्म। 2 महीने के बाद भी घुटने के बल बैठ नहीं सकता था, तो उसके बाद टोटल लगा के पूरी तरीके से ठीक होने में 4-5 महीने लग गए। तो अभी तो मैं दोबारा से आई कैन प्ले स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट, तो अभी मेरा 100% रिकवरी है। ओके। तो उस समय जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, चिल्स होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होती है, फीवर नहीं गया 1.5-2 महीने तक, तो वो ओके। सारे के सारे सिम्टम्स थे। हम्म। एनीवे, तो वो मेरा इससे इसी से ठीक हो गया। अगर आप उसके बाद देखोगे कि टीबी जिनको होता है उनके कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, अच्छा। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्टेड होती है। इवन एड्स वगैरह का भी रिस्क बढ़ता है इसमें। तो एड्स इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड विद द सेक्सुअल थिंग। तो हम्म। अब बात आती है उसकी ठीक करने की। तो बेसिकली तो इट हैज वर्कड। अभी रिसेंटली जो लास्ट पेशेंट है दैट इज हेल्थ 00596। हम्म। इस बंदे का क्या स्टेटस था, ही वॉज अबाउट 44-45 ईयर ओल्ड, हम्म। एंड इनके पेट में बहुत पानी भर रहा था। हम्म। एंड दूसरा चीज क्या था, पिछले 4 महीने से फ्रूट की डाइट ट्राई कर रहे थे, बिस्फ्रूट रॉय चौधरी का था। हम्म। उसके अलावा इनको क्रिटिनाइन जो हो गया था 1.7 हो गया था। इफ यू नो क्रिटिनाइन 1.1 1.2 तक का रेंज होता है। हम्म। तीसरा, इनका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है, जो 60% होता है नॉर्मल, वो 30% से कम हो गया था। हम्म। चौथा, इनके गॉल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम हो रही थी, हम्म। तो इनको थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाता था। हम्म। तो ये इनके पैरों में, फेस पर, पेट में सब जगह स्वेलिंग थी। हम्म। तो इन्होंने 13 दिसंबर को कांटेक्ट किया था, 28 दिसंबर तक ठीक हो गए, 15 दिन में। 13 दिसंबर को कांटेक्ट किया और 28 तक ठीक हो गए। हम्म। तो अब आप मुझे ये बात बताओ कि अगर वो आपसे बात नहीं करके सीधा मुझसे ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर आपको नहीं जानते, तो मैं उनको क्या ट्रीटमेंट अभी रेकमेंड करूं? उनको क्या कराऊं? एक तो वॉक एंड रेस्ट चालू कराऊं उनको आधा घंटा। वॉक एंड रेस्ट चालू दूसरा। कराओ, और खाना कितना खा रहे हैं, अगर एक रोटी के हिसाब से जितना भी रोटी खा रहे हैं उसका 70 ml पानी के लिए बोलो, तो 4-5 दिन इतने पानी का इंटेक देखो, और लुक फॉर द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। तो अगर मतलब पहले डिहाइड्रेट, क्या उनको खाने के साथ 1 गिलास पानी पिलाना चालू करूं? खाने के साथ 70 ml पर रोटी। 70 ml पर रोटी? तो डिपेंडिंग ऑन द और फूड इंटेक कितना है उसके हिसाब से पानी फ्लूइड दें, और बाकी चाय दूध वगैरह सब बंद कर दें। नो अदर लिक्विड, नो अदर फ्रूट्स। चाय दूध भी बंद कर दें और फ्रूट्स भी बंद कर दें? हम्म। और वो फ्रूट बोले कि ये थोड़ा बहुत खाना है, इच्छा है थोड़ा नहीं बहुत नहीं खाने की भी, नहीं, बिल्कुल इच्छा बंद को करा दूं? छोड़ो, बिल्कुल बंद करा दो। एक तो और दूसरा उनके कीमो तो देखो जो भी है वो डॉक्टर जो बोलेगा, रेडिएशन वगैरह, वो तो देखो भला जी होगा, क्योंकि वो सी उसकी तो। प्रॉब्लम समझ लो। उसकी प्रॉब्लम यह है कि जो कीमोथेरेपी होती है, इट इज अ स्लो पॉइजन। हम्म। आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हम्म। आपकी बॉडी की जो एनर्जी है दैट इज नॉट इनफ टू मैनेज योर वाइटल ऑर्गेन्स। हम्म। कीमोथेरेपी क्या करता है कि आपके सेल्स जो होते हैं, जो हम्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो उस हम्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी एनर्जी कंज्यूम होती है। हम्म। तो इट गिव्स द स्लो पॉइजन। वो स्लो पॉइजन क्या करता है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक लोड होता है, जो मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए टोटल ओवरऑल जो एनर्जी चाहिए होती है, उसकी जो डिमांड होती है बॉडी की, उसी को कम कर देती है। हम्म। उससे क्या होता है कि वो कम एनर्जी पर भी सर्वाइव कर जाता है। हम्म। ठीक है। सो इट हम्म। इज नॉट ए क्योर। अब क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म लो होता है, तो अगर आप साइड इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी देखोगे तो वो सबसे पहले इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। हम्म। आपका रेट ऑफ इन्फेक्शन गोज अप, योर इम्यूनिटी इज टोटली शटर्ड। तो अभी इन्होंने फोर्थ थेरेपी और शुरू कर दी, इम्यूनोथेरेपी। हम्म। 3-4 लाख उसके भी झटक लेते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। अच्छा। ठीक है। होता किसी से, जिस बंदे को मरना है वो मरता है, चाहे वो इम्यूनो कराए ना कराए, क्योंकि अब वो है ना कि साइड इफेक्ट पढ़ने को मिलता है कि जी कीमोथेरेपी का ये है, तो जी इम्यूनोथेरेपी भी करा लो। हम्म। बट दैट इज नथिंग एक्सेप्ट मार्केटिंग। बट वो अब तो देखो, अब वो फूफा जी हैं जो वो कराएंगे, वो मेरे बोलने से मैं उनको इतना बड़ा वो बोलना भी नहीं चाह रहा उनका पूरा प्लान। लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि आपका प्लान उनके साथ में उनको किसी तरीके से जो वो कर रहे हैं उसके साथ उनको रेकमेंड कर दूं। साथ में नहीं होता ना, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट,
एंड ये जितने भी प्लेयर हैं तीनों के तीनों ये मेटाबॉलिक रेट को गिराने का काम करते हैं, खासकर कीमोथेरेपी के अलावा रेडिएशन और वो कराते हैं तो कोई ज्यादा इशू नहीं आता। अब आप मुझे एक बात बताओ, फ्रूट्स के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, अगर आज की तारीख में आपने फ्रूट्स छोड़ना बिल्कुल खाना बिल्कुल छोड़ रखा है क्या? नहीं नहीं, आप तो थोड़ा सा 15-20 दिन के लिए मैं मना करता हूँ, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन खाओ। क्योंकि नेचर ने अगर उस चीज को बनाया है तो जरूर वो इंसान के लिए खाने के लिए ही होगा, दिस उसमें इज ए कोई। स्टेटमेंट ओनली। मिट्टी भी नेचर ने बनाई है और भी बहुत सारी चीजें बनाई है, लकड़ी भी नेचर ने बनाई, लकड़ी थोड़ी हम खा रहे हैं। बट लकड़ी तो हम खा नहीं सकते, मिट्टी तो एडिबल नहीं होती ना, फ्रूट्स तो दे टेस्ट गुड, हमारा दिमाग उसको वो क्या कहते हैं। डॉक्टर और देयर वाज ए पर्सन हु इज सम नॉलेजेबल, तो ही वाज सेइंग कि लकड़ी एक पर्टिकुलर होती है, कि फॉरेन की कोई लकड़ी का नाम बता रहा था, तो हाँ, उसका जो ऑयल होता है हाँ, वो कहीं भी लगा दो वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है और वो पूरा क्लीन अप कर देता है। हाँ। जो आर्टरी वार्टरी होती है, कोई ब्लॉकेज होती है, वो पूरे वेसल वगैरह सारा कुछ क्लीन अप कर देता है। बट हाँ। दैट इज बैंड। तो ही वाज दैट सेइंग इज कि बैंड, ओके। तो ही वाज सेइंग कि मुझे किसी तरीके से इंपोर्ट करना है उसको। मैंने एक बार कहीं से कुछ मिला था, मैंने किया था, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी पर मैं दोबारा करना चाहता हूँ। हम्म। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि जो नेचर है वो नेचर का मतलब कुछ भी नहीं निकलता। अगर नेचर है, जैसे बिस्मिल रॉय चौधरी के बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, तो बिस्मिल रॉय चौधरी के जो पेशेंट्स कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि जी उनको, जैसे ही मैंने बताया कि जिसको एसाइटिस का प्रॉब्लम था वो भी बिस्मिल रॉय चौधरी को फॉलो कर रहा था। ही वाज आल्सो ईटिंग ऑलमोस्ट 1 kg फ्रूट प्लस आधा kg से ऊपर की सलाद पर डे। हम्म। तो ही ऑल्सो हैड दिस प्रॉब्लम। देयर वाज अनदर पर्सन हु कॉल्ड अप सेइंग कि मैंने इस डाइट को फॉलो किया 4-6 महीने के लिए, उसके बाद आई वाज बेड रिटर्न फॉर 6 मंथ्स, तो फिर मैंने बंद किया तो मैं रिकवर हुआ। हम्म। अनदर पर्सन 50-year-old पर्सन अब वेस्ट बंगाल से कॉल कर रहा था। ही सेड कि मैं इसको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे हम्म। इतना वीकनेस हो गया कि मुझे खड़े खड़े लगता है मैं गिर जाऊंगा। हम्म। सो यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। अब यूजली क्या होता है कि जो आदमी इस तरीके की बीमारी होता है सबसे पहले उसको फ्रूट बढ़ा देते हैं, क्योंकि देयर इज हम्म। टू मच ऑफ हाइप की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन स्मूदीज आर गुड फॉर कैंसर एंड ऑल दैट। अगर ये ठीक होती तो फिर लोग हॉस्पिटल क्यों जाते, फिर तो ये पी पा के ठीक हो जाते। एक इस पे किताब भी लिखी गई है एक्चुअली, जो कैरेट जूस पे है, कि बीटा कैरोटीन जो होता है कैरेट जूस के अंदर, वो सी कैंसर वो क्योर बहुत करने में। एफएम वगैरह पे बहुत आता था, पर अगर ये सब सॉल्यूशन होते तो फिर बाकी हॉस्पिटल की जरूरत क्या क्यों थी, फिर लोग बेवकूफ थोड़ी है। भाई जिसको भी पता चलेगा, पता चलते ही वो 15-20 दिन तो पिएगा ना, तो 15-20 दिन में तो फर्क पड़ जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को किसी पर्टिकुलर चीज की मतलब शॉर्टेज चल रही थी, 1 लाख लोगों में से किसी एक बंदे ने पी लिया वो ठीक हो गया, तो डज नॉट मीन कि सारे ठीक हो जाएंगे। और अगर सारे ठीक होते तो जब ये बीटा कैरोटीन का आया था ना, तो बहुत से लोगों ने शुरू किया था, तो कौन ठीक हो गया, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू ही कर दिया गया, उसके बाद कौन कंटिन्यू करता है आजकल। अगर कोई 10% रिजल्ट भी आता तो आप भी समझते हो कि 10% रिजल्ट इज ऑल्सो टू हाई, तो हर कोई बट वो ट्राई तो करता है। सारी अनकन्वेंशनल थेरेपीज के लिए कहा जाता है ना कि ये नहीं है, वो तो आपके लिए भी कहा ही जाता है। ऑफ कोर्स मैं जिस भी चीज को भी बताता हूँ तो लोग बोलते हैं कि पानी ना पीने से अगर हो जाता होता, कम करने से हो जाता होता, तो सभी कर लेते ना अनु। कौन कई करके लोग तैयार है आज की डेट में? या कई लोग पीपल, आपको फायदा हुआ था? अभी क्या मेरे को स्टेटस है? मेरे को फायदा हुआ ना भला जी, तभी तो मैं वॉलंटियर की तरह आपकी इस चीज को फैलाने की कोशिश करता हूँ, मैं तो लोगों मैं को बताता हूँ। लेकिन सी होता क्या है कि लोग बड़ा रेजिस्ट करते हैं इस चीज को, हाँ, लोग तो बड़ा लोग बेवकूफ बोलते हैं, मुझे भी सी बेवकूफ बोलते हैं इस सी चक्कर में। देखो देखो, मैं आपको सही बताऊं तो अभी देर आर पीपल लाइक देयर इज अ गर्ल हु गॉट बेनिफिटेड। अब वो घर जाके अपने पेरेंट्स को बताती है कि जी मैं 4 साल से दवाई खा रही थी, मेरे को दिल्ली का फायदा नहीं था, इससे मैं 2 हफ्ते में ठीक हो गई, तो वो उसको पागल बोलते हैं। अगर वो वॉक इन रेस्ट करती है उसको मजाक उड़ाते हैं। वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई आपको भी फायदा हो जाएगा, आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है, आप कर लो, नोबडी इज विलिंग टू डू इट। तो ये वही तो तो बात घर है, वालों मैंने की बात हो रही है, मेरे घर वाले नहीं मानते। मेरे मेरे ये जो चीज है आपकी, अभी वैसे मुझे जनरली सर्दियों में थोड़ी छींकें कम भी होती है, और इसका मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जनरली भी हर साल लोग बाग बोलते हैं सर्दी में छींकें बढ़ जाती हैं, ठीक है, लेकिन मुझे सर्दियों में कम हो जाती है। हम्म। और मैंने उसका निष्कर्ष ये निकाला कि सर्दियों में मैं पानी कम पीता हूँ, क्योंकि सर्दी में प्यास ही नहीं लगती। सर्दी में अब पानी भी गर्मी, कम पीते हैं, चाय भी कम पी रहे होंगे, चाय भी आप कम लेते होंगे। चाय तो वैसे ही मैं कम लेता हूँ, चाय मैं ज्यादा पीता ही नहीं था, मैं जो पानी लोग ज्यादा पीता सर्दी था। में चाय ज्यादा पीते हैं उनकी छींकें बढ़ जाएंगी। मेरे को सर्दी में हमेशा छींके हो जाती थी, तो मैं ये बात समझा कि मैं पानी ज्यादा पीता हूँ तो मुझे छींके हो जाती है। गर्मी में छाछ और सारी चीजें पीता हूँ तो मेरी छींके बढ़ जाती है। तो हम्म। ये सारी चीजें जो है मैंने बहुत जगह पे नहीं, आपकी पर बात आप कह रहे हैं ना, लोगों ने बोला कि सर्दी में उनकी छींकें बढ़ जाती हैं।
लोग बाग ये बोलते हैं कि सर्दी में जुकाम बढ़ जाता है, ये एक हाँ जनरल कंसेंसस है कि सर्दी में जुकाम हो जाता है, हाँ, ढक के पर घूमो। उन लोगों बोला का ढकने बढ़ता की है, वजह से हो ही नहीं रहा है मुझे। उन लोगों का बढ़ता है जो चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, क्योंकि फ्लूइड तो चाय के फॉर्म में भी चला गया ना, और न्यूट्रिशन और हम्म। कम हो गया, हम्म। तो उनका बढ़ता है। आप चाय नहीं पीते इसलिए आपका नहीं होता सर्दी में एग्रीवेट। मैं ज्यादा चाय पीता ही नहीं हूँ, और मैंने जनरली पानी कम कर रखा है, और जो है मैंने एक चीज और भला जी कम कर दी है। अपने बात होने के बाद मैंने, आपको ध्यान है 24 आवर्स के फास्ट किए थे कई बार, जिस दिन मैंने पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाया था, याद है हम्म आपको? हम्म उससे मुझे फायदा हुआ। फिर मैंने ये चीज बात नोटिस करी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक चीज है, तो मैंने हम्म नाश्ता खाना छोड़ दिया है। मैं काफी हम्म टाइम से नाश्ता नहीं खाता अपनी बात के बाद, और मैं दिन का खाना और रात का खाना खाता हूँ। तो हम्म उस वजह से मेरा पानी इंटेक भी कम हुआ हुआ है, और मेरे को बॉडी में थोड़ा लाइट भी फील होता है। आपका हम्म। इस बारे में क्या विचार है कि दिन में 2 बार खाना सफिशियंट है कि 3 बार खाना खाना चाहिए? सी देखिए, जो नॉर्मल साइकिल है बॉडी की, वो आपका जो इंटेस्टाइन से खाना गुजरता है ना, वो 5 घंटे का है। हाँ। सो एवरी 6 आवर्स अगर हम खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में नहीं आती है। हाँ। अदरवाइज बॉडी हैज टू डिपेंड ऑन द न्यूट्रिशन जो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो कहीं हाँ। ना कहीं वो इन्फ्लेमेशन पैदा करने लगता है, लॉन्ग रन में दिक्कत पैदा करता है। तो मेरा मानना हाँ। यह है कि जो न्यूट्रिशन है वो कंसिस्टेंटली मिलता रहना चाहिए। जो कंसेप्ट है उसका कि रेस्ट देना चाहिए। आवर हम्म। बॉडी इज मेड टू वर्क 24 आवर्स 365 डेज इन ए ईयर, नॉन स्टॉप है। और वो प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब इम्बेलेंसेस क्रिएट होते हैं। उन इम्बेलेंसेस को रिमूव करने के लिए जो ये कंप्लीट खाना पीना छोड़ना होता है, तो उस हम्म। केस में हमारा कोशिश सिर्फ और सिर्फ उसको रेस्ट देना नहीं होता, हमारा कोशिश सिर्फ उसका इम्बेलेंस दूर करना होता है कि आपके आपका क्या सेल्स में विचार है, पानी ज्यादा हो नाश्ता गया। खाना चाहिए? हम्म। आपका विचार है नाश्ता खाना चाहिए मुझे या नहीं बिल्कुल खाना चाहिए? बिल्कुल, आपको अगर 2 4 5 दिन नहीं खाना तो अलग बात है। सुबह अगर आप वॉक एंड रेस्ट करना शुरू कर रहे हो, तो उस वॉक एंड रेस्ट से क्या होता है कि आपका फ्लूइड कुछ एक्सेस होगा सेल्स में, वो निकल जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा तेज हो जाएगा। बट अगर आपको ये खाना ब्रेकफास्ट छोड़ने के बाद आपकी टोटल ओवरऑल जो फूड इंटेक है वो कम होती जा रही है, भूख कम हो रही है, तो इट इज नॉट गुड। अदरवाइज भी वो कंसिस्टेंटली 3 टाइम खाना चाहिए। अब जो लोग दिन में 4 बारी 5 बारी 6 बारी खाते हैं कि छोटे मील्स होने चाहिए, एसिडिटी वगैरह, वो किसी की एसिडिटी, अब कितने आपने कितने साइंटिफिक स्टडी देखा होगा कि 5 6 मील लेने से वेट कम होता है? कितने दुनिया के लोग हैं जिनका 5 6 मील लेने से वेट कम हो गया? बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो अक्सर जो फिटनेस में होते हैं वो 6 मील्स लेते हैं दिन में। तो उसमें और से उनके कितने लिए लोग ठीक हो जाते हैं? ठीक नहीं, उनका उद्देश्य होता है फैट परसेंटेज कम करना, क्योंकि वो कंपटीशन में उतरना चाहते होते हैं, जो कि उनके लिए वर्क करता है। लेकिन वो हेल्दी है या नहीं है नहीं उस बात पे होता, मैं नहीं नहीं कहता। नहीं नहीं, उनका भी नहीं होता कुछ, उनका भी मतलब आई डोंट थिंक दीज गाइज डू दैट। दे ऑल्सो स्टिक टू 3 मील्स ओनली, तो ये 6 मील वाले। आपको लगता है मुझे 3 मील लेने चाहिए और हफ्ते में एक दिन फास्ट करूं 24 आवर्स नहीं, का? हफ्ते में क्यों? आपका अगर फिटनेस लेवल अदरवाइज ठीक है तो महीने में 1 दिन करो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो मतलब अगर महीने ये में एक दिन। अननेसेसरी अपने आप को पनिश करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर अदरवाइज फिट, कि आपका सर दर्द नहीं हो रहा, पेट दर्द नहीं हो रहा, डाइजेशन ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो नथिंग, कुछ नहीं करना चाहिए। जो अब जैसे मैं मेंटेनेंस साइकिल पे हूँ अभी काफी टाइम से, मतलब मैं ये बात मानता हूँ भोला जी की मेरे को याद नहीं कि इतने लंबे टाइम तक मैं कब बीमार नहीं हुआ था। अब साइकिल के बाद मेरी इम्यूनिटी बढ़ी है, तो मैं काफी टाइम से अभी ठीक चल रहा हूँ। हम्म, तो अब मुझे मेंटेनेंस साइकिल के हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या मैं जैसे हफ्ते में भी व्रत ना करूं और नाश्ता भी खाना चालू कर दूं, बस पानी को 1 1.5 लीटर के आसपास रखूं, जो कि मैं अभी इतना ध्यान नहीं रखता। मुझे पता है मेरा पानी 1.5 2 लीटर के आसपास होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेता मैं। पर नहीं, ठीक है, और कम बैलेंस। रखिए, और कम रखिए, खाने के साथ 1 गिलास पीजिए। मेरा तो सजेशन ये है कि हफ्ते में 5 दिन के करीब तो कम से कम 3 गिलास ही रखिए, 600 700 ml रखिए, उसके अलावा खाने एक के या दो साथ दिन पियो, बढ़ा लीजिए। खाने के पहले पियो। खाने के साथ साथ। खाने के साथ एक एक गिलास पानी पियो, और हाँ बाकी दिन भर में ना पियो। हाँ, बाकी दिन में कोई भी फ्लूइड मत लीजिए, और हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन पानी का इंटेक बढ़ा लीजिए, तो 1.5 लीटर कर लीजिए, दैट्स ऑल, 1.5 से 2 लीटर। बाकी कोई चीज में कुछ ध्यान रखने की जरूरत? नहीं, कुछ नहीं ध्यान रखने मैं तो की, जो वॉक एंड मर्जी रेस्ट खाओ कर पियो। मैं तो वॉक एंड रेस्ट भी नहीं करता हूँ, ऑनेस्टली सच बात है, मैं वॉक एंड सी रेस्ट वॉक करता एंड नहीं। रेस्ट का भी, अगर आप काम में बिजी हैं, यंग है, तो आपका इधर उधर मूवमेंट होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा दिन डेस्क जॉब है तो कर लेना चाहिए, अगर अदरवाइज इट्स ओके। मैं वॉक एंड रेस्ट नहीं करता हूँ ऑनेस्टली, मैं करना चाहता हूँ पर मेरे को कभी मैं प्रैक्टिस में ही नहीं है। जाता है ट्रेवलिंग वगैरह? क्या चीज? आपका सारा दिन डेस्क जॉब है, ट्रेवलिंग हो जाती है, घूमना फिरना हो जाता नहीं, है? मेरा मेरा एक्चुअली डेस्क जॉब है, क्योंकि मैं वो हूँ ना ऑनलाइन मार्केटिंग और ये सारी चीजों में, तो मैं सिस्टम पे रहता है ऑलमोस्ट सारा काम। तो घर पर ही रहते हैं? घर पर रहता हूँ या फिर मेरे ऑफिस में रहता हूँ, पर एक जगह टिक के ही काम करता हूँ मैं। सुबह शाम चलना, कोई ऑफिस के लिए निकलते हुए या वापस आते हुए?
मेरा मतलब फिजिकल वो एक्सर्शन कम है, काफी कम ही चलता हूँ मैं। देखिए शॉर्ट रन में तो कुछ नहीं होता, पर फिर भी ये वॉक एंड रेस्ट थिंग प्लेज सम काइंड ऑफ रोल। बट उसमें क्या होता है कि अगर डिसरप्शन नहीं होती है ना, जैसे आप एक ही लाइफस्टाइल शुरू से कर रहे हैं, आप यू आर नेवर इन स्पोर्ट्स, तो उन लोगों को कुछ फर्क नहीं होता। पर जो लोग थोड़ा स्पोर्ट्स में होते हैं, उसके बाद इस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज होता है, उनको दिक्कत होती है। पर अगर आपने शुरू से एक ही जैसे लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म मेंटेन किया हुआ है, स्मूथ चल रहा है, तो दिक्कत नहीं होती। नहीं, मैं आई यूज टू बी इन फिटनेस और मैं जिमिंग विमिंग काफी किया करता था, पर 3-4 साल पहले मेरी एक बैक इंजरी हुई थी मुझे। उसके बाद मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट छोड़ दी। बस ये थोड़ा टाइम के लिए मैंने बॉडी बिल्डिंग वगैरह थोड़ा किया था, जो कि ठीक है। बट मेरे को एक समस्या जो है, जो काफी टाइम से कंसिस्टेंट है, जो नहीं नहीं, ठीक पर हो रही, स्कूल वगैरह में खेलते थे कुछ? ज्यादा नहीं था कभी भी। हाँ, तो वही होता है ना, मेटाबॉलिज्म तो स्कूल और 15-16 साल की उम्र तक सेट हो जाता है। अब जो मेरे को एक समस्या जो है, जो अभी तक मेरी नहीं सुलझी है, जिससे मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मैं आपको पहले भी बताया था, वो है केलॉइड्स की। पीठ पे केलॉइड्स हैं, और कम नहीं काफी हुए? आपने कहा था कम हुए। नहीं हुए यार भला जी। मैंने उस समय मुझे ऐसा लगा था कम हो रहे हैं, लेकिन वो वापस बढ़ गए। आप बोलोगे तो मैं आपको फोटो भेजूंगा, मेरे को काफी है, मतलब पीठ पूरी। जी। अब कह रहे बढ़ गए? नहीं मतलब कंसिस्टेंट रेट के ही है, बीच में थोड़ा कम हुआ, वो कम ज्यादा होता रहता है। एक्चुअली मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे को खट्टा खाने की वजह से ना, मेरे को बॉडी में इन्फ्लेमेशन और बॉयल्स, और मेरे को बॉयल्स की भी समस्या है। जैसे मैं ज्यादा खट्टा और मसालेदार खाना खाता हूँ ना, तो मेरे हम्म। को बॉयल्स हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वजह से कभी कम कभी ज्यादा साल में बढ़ते घटते रहते हैं वो। पस भी भर जाता है, कभी इचिंग होती है। वो चीज का सोल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया है। स्टिक टू 1 ग्लास ऑफ वाटर विद ईच मील, एंड हफ्ते में सिर्फ एक दिन बढ़ाए और वॉक एंड रेस्ट चालू करो। सी, आप एक बात और हाँ, समझो, वॉक एंड रेस्ट। वॉक एंड रेस्ट इंक्रीजेज ब्लड, मतलब ये जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। बट हम्म। दैट ब्लड नीड्स टू बी पुश्ड हार्डर, तो आपका जो एनर्जी है फॉर योर हार्ट शुड गो अप। वो वॉक एंड रेस्ट के बिना मुझे नहीं लगता बड़े मिलेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि वॉक एंड रेस्ट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। अगर आप इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक देयर वाज वन मोर पर्सन जिसने केलॉइड का बोला था। हम्म। आई डोंट रिमेम्बर कौन था, पर उसका भी जहां तक मुझे रिस्पॉन्स याद आता है, उसका भी यही था कि उसको फायदा हुआ। तो आई वुड से कि आप वॉक एंड रेस्ट, इवन अगर आप ऑफिस में या घर पर भी हैं, तो आप अलार्म लगा के रखो, घंटे में 5 से 10 मिनट चल लिया करो एक ही बारी। इट हाँ, विल फ्रेशन अप योर माइंड ऑल्सो। वो तो मैं थोड़ा बहुत तो चलता ही हूँ। ऐसे मेरी आदत भी है, क्योंकि मैं बैठा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, मैं चलता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे लगता है काफी देर बैठा हूँ। 1 घंटे में मैं उठ के 5-10 मिनट जनरली भी मेरी हैबिट है, क्योंकि व्हेन आई थिंक अबाउट समथिंग तो मैं चलता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत मैं सबकॉन्शियसली भी हो ही जाता होगा। लेकिन मेरे को क्या, ट्यूमर्स तो नहीं कहूंगा, सिस्ट और बॉयल्स और किलॉइड्स ये फॉर्म करने की थोड़ी टेंडेंसी है। हम्म। तो ये टेंडेंसी मेरी उससे ही डेवलप हुई है। पीठ पे भी किलॉइड्स मुझे उसकी वजह से हुई, क्योंकि जब मैं जिम किया करता था, तो वहां पे हम्म। उनकी एक बेंच होती है जिसपे लेट के अपन वजन उठाते हैं। तो हम्म। कभी कभार मुझे उससे कभी चोट लग जाती थी, कभी घिस जाता था, कभी क्या हो जाता था। धीरे धीरे वहां पे क्या घाव हुए। घाव होने के बाद बॉडी ने ओवर हील किया। ओवर हील ही किलॉइड की टेंडेंसी होती है, कि जितनी चमड़ी आनी चाहिए उसके बजाय एक थिक लेयर बन गए, और हम्म। अब वो किलॉइड बन चुके हैं, और अब वो जा नहीं रहे हैं। वो बैक पर ही है कहीं और भी है? टेंडेंसी तो मुझे बनाने की और दूसरी जगह पे भी है, क्योंकि मुझे चेस्ट पे भी थोड़ा हुआ था, बट वो हट गया। लेकिन मुझे बैक पे बड़ा कंसिस्टेंट है। बैक पे कंसिस्टेंट है। बाकी जगहों पे मुझे बाय गॉड्स ग्रेस ऐसी इंजरी भी नहीं हुई कि मुझे वहां पे केलॉइड फॉर्म हो जाए। लेकिन पीठ पे मुझे कंसिस्टेंट बना हुआ है 10 सालों से पिछले। हम्म। देखिए, जो खट्टा वगैरह खा रहे हैं वो तो बंद करिए, विटामिन सी बंद कर दीजिए बिल्कुल। विटामिन सी के बारे में आपका क्या विचार है? ये मेरे को सभी लोग बोलते हैं विटामिन सी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मैंने देखा ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। जब भी मैं विटामिन सी की कोई चीज लेता हूँ तो मुझे मैं आपको गांठें विटामिन और ये सी सब। के बारे में एक पर्टिकुलर इंस्टेंस बता देता हूँ। जी। देयर वाज a 90-year-old person, एंड दिस गाय यूज्ड टू बी वेरी वेरी एक्टिव। हाँ। 90 ईयर्स में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 88-90 के आसपास थी एज। हाँ। इनकी फैमिली में आंवला खाने का वो है कि आंवला इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। ओके। सो मेरा फ्रेंड के मामा जी थे, तो ये भी खाता, मेरा फ्रेंड वगैरह की फैमिली में भी था और वो भी खाते थे, एंड रेगुलर था उनका। हम्म। तो विटामिन सी, अब जब वो तारीफ कर रहे थे, एक बार मैरिज में मिले,
तो मैंने कहा जी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक्सेस लेने पर नुकसान ना करती हो। तो ही सेड आई एम फिट एंड फाइन। उनका लड़का भी था, वो भी बोलता कि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी हो ही नहीं सकता, अगर आप ज्यादा आंवला खाओगे तो आपको दिक्कत ना आती हो। सो व्हेन आई परसिस्टेड देन ही सेड कि मुझे खुजली बहुत होती है। तो मैंने कहा आपका जो विटामिन सी है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को लेकर आपकी स्किन के लेयर्स में भेजता है जो नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको खुजली होती है। तो ही सेड ही एडमिटेड कि वो अनबिरेबल टाइप से होती है। तो मैंने उनको फिर बोला कि मैंने कहा आप इसको बंद कर दो। अच्छा। तो उनको स्ट्राइक तो किया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन, जिसका भी डाइजेशन खराब होता है उसको विटामिन सी बोला जाता है, क्योंकि वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है न्यूट्रिएंट्स का। अच्छा। बट इफ यू आर, अगेन वही चीज है, जितना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना चाहिए उससे ज्यादा चीज कर लोगे, या जो चीजें ब्लड में नहीं जानी चाहिए वो भी जानी शुरू हो जाए, तो उससे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद वो दोबारा मिले। तो मैंने इचिंग का क्या पोजीशन है, ही सेड इट्स फाइन नाउ, बट ही डिड नॉट एग्री कि इसकी वजह से मैंने आपने ये बंद कर दिया। ही सेड हाँ मैंने बंद कर दिया, बट ही सेड कि मुझे वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम इसलिए थी कि मेरा TSH लेवल वाज वेरी हाई, इट वाज 100। तो मैंने वो टेस्ट कराया था तो वो निकला, तो मैंने उसके बाद TSH की मतलब थायराइड के लिए दवाई लेनी शुरू कर दी, तो मेरा थायराइड नीचे हो गया, तो उसके बाद मेरे को इचिंग भी खत्म हो गई। Now is he still alive? हाँ इज स्टिल लाइक 93, 92, whatever he is. हाँ 93 94 हो गया होगा। तो विटामिन सी मुझे हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही लगता है। एक एक फ्रेंड और है नहीं मैं और बताता हूँ, एक और बताता हूँ। आई एम वेरी वेरी इरेगुलर इन माई ईटिंग हैबिट्स, एक्सट्रीमली इरेगुलर। मैं सबको बोलता हूँ, बट मेरे ख्याल से मैं जितना लोगों को बोलता हूँ उतना खुद नहीं करता हूँ। मतलब आप क्या खाना क्या स्किप करते हो मीट? नहीं स्किप करने का तो नहीं होता यूजली। मैं खाली बैठा हूँ, घर बैठा हूँ, अकेला हूँ, तो बस कुछ नहीं करूंगा तो खाता रहूंगा। आप खाते रहते हो? ओके। नॉट दीज डेज, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ आजकल, बट अर्लियर इट यूज टू बी वेरी ऑफन। तो पहले क्या हुआ कि जैसे कोई संडे मार्केट वगैरह कुछ मार्केट है तो उससे सस्ता मिल रहा है, तो मैं सीधा उठा के 5-10 किलो, जैसे फ्रूट लाना है तो 5-10 किलो इकट्ठा उठा लिया कि सीजनल है और सस्ता मिल रहा है तो ले लिया। लाने के बाद में टेंडेंसी होती थी बैठो और खाना शुरू कर दो। मैं कभी भी, मेरे ख्याल से कभी भी कोई भी फ्रूट मैंने 1 किलो से कम नहीं खाया होगा कभी भी। अच्छा। है नहीं है घर में या कोई और खा गया तो अलग बात है। अगर 5 किलो पड़ा है तो कम से कम 1.5-2 किलो तो गया एक सीटिंग में। अच्छा। तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया एक बारी कि जब मैं संतरे का मौसम चल रहा था तो मैंने रात को संतरे लाकर खा लिए। नेक्स्ट डे मेरे को सर के अंदर, स्काल्प के अंदर टीस होने लगती थी। क्या हो गई? टीस मचने लगी। टीस मतलब क्या, खुजली? नहीं, दर्द होती थी कि मतलब जैसे टीस उठेगी दर्द उठेगी, डाउन हो जाएगी, दर्द उठेगी डाउन हो जाएगी। वो ज्यादातर बॉयल्स में होता है, छोटे बॉयल्स में। अच्छा। जो प्रेशर मारता है बार बार, तो वो टीस उठने लगी। उसके बाद मतलब ये हुआ तो मुझे बहुत बारी पहले भी था, पर मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि कब होता था। फिर मैंने नोटिस किया कि संतरे खाए तो उसके अगले दिन हो गए। फिर मैंने उसके बाद दोबारा से इस चीज को 4-5 बार चेक किया। फिर मैंने आई स्टार्टेड मेकिंग श्योर दैट मैं ज्यादा नहीं लूं एक ही सिटिंग में, तो मेरे को नहीं होता। अदरवाइज इट यूज टू, वो जो होता है वो भी एक काइंड ऑफ ट्यूमर ही है। बस ओनली थिंग इज कि मैं सीजनल खाता था तो बाद में छोड़ देता था, तो मेरे को कुछ वो ट्यूमर में इतना लंबा नहीं हुआ कि जिससे मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए। वो ट्यूमर डिसिपेट हो जाता था, अपने आप गायब हो जाता था? हाँ अपने आप थोड़े दिनों बाद, 5-7 दिन 10 दिन के बाद चले जाता था जब मैं खाना छोड़ देता था। तो अब पहले अपन लोग एक उस बारे में बात करते हैं कि जो बुआ है उनको अगर वो कीमो ले रही हैं तो उसके साथ में आपका ट्रीटमेंट मैं उनको रेकमेंड करूं क्या? नहीं, कीमो के साथ में काम नहीं करता, क्योंकि वो मेटाबॉलिक रेट को कम करता है और हम मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में करने की जगह फिर कुछ भी रेकमेंड ना करूं ना, या करूं साथ में? नहीं, मेरे ख्याल से ना ही करो। अगर वो रिकवर कर जाती हैं तो फिर उसके बाद बोल सकते हो मेंटेनेंस के लिए, वो दोबारा से रिलैप्स नहीं करे। अच्छा। एक दूसरी चीज जो है, अब दूसरे पे आते हैं। मेरे लिए आप बोलते हैं कि मैं किलॉइड के लिए जो रोज साथ में खाना खा रहा हूँ उसके साथ में पानी पीऊं, और पहले आप ये भी बोलते थे कि बाद में 4 दिन बाद 1 घंटा पहले पानी पीऊं। अब मुझे कंसिस्टेंट खाने के साथ ही रखना है कि स्विच करते रहना है? आप अगर पहले खाने के साथ नहीं पी रहे थे तो 1-2 महीने तो खाने के साथ ही पी लो। मैं तो खाने के साथ ही पी रहा हूँ, कब से खाने के साथ ही पीता हूँ, क्योंकि मुझे खाना पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं खाने के साथ ही पीता हूँ पानी। तो फिर कभी कभी स्विच कर लिया करो, कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन खाने के अलावा भी पी लिया करो। अदरवाइज भी 1-2 दिन तो पानी बढ़ाना ही है आपको, 2 दिन
तो वो हो ही जाता है, तो बाकी दिन खाने के साथ ले सकते हैं, बाकी दिन का जरूरत नहीं है। अगर आप हफ्ते में 2 दिन पानी का इंटेक बढ़ा रहे हो, 1.5-2 लीटर कर रहे हो, देन इट्स फाइन। एक चीज और है जो मुझे कंसिस्टेंटली मैंने नोटिस करी, मैंने आपको पहले भी बताई थी, कि मेरा जो शोल्डर से जो मेरा गर्दन से जो मेरे टॉप तक थोड़ी गर्दन अपनी स्पाइन जहाँ खत्म होती है वहां तक जो एरिया है, आप हालांकि इससे अग्री नहीं करते हैं कि इमोशंस से बॉडी पे इफेक्ट आता है, लेकिन मुझे जब भी मुझे टेंशन होती है या मुझे गुस्सा आता है तो मुझे इस पोर्शन में दर्द होता है मेरे। सी तो देखिए, मैं इमोशंस की बात नहीं करता हूँ। आई वुड से इमोशंस, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इमोशन है कुछ भी हो, इट इज ऑल पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिस्टम। मुझे गुस्सा आता है तो मुझे सर में दर्द हो जाता है इस पोर्शन में। तो अभी ये मेरा ऑफ एंड ऑन, जैसे मुझे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 दो लेवल पे मुझे रहता ही है, मतलब थोड़ा सा मुझे हल्का सा है अभी भी, जो मुझे रियलाइजेशन है कि मुझे है, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं दे रहा है ये बढ़ जाता है कभी कभी। ये भी इससे ठीक होगा जो अब वॉक एंड रेस्ट बढ़ाऊंगा उससे? ये ठीक होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि जब भी आप जिमिंग वगैरह किया, वेट्स वगैरह किया, वहां कहीं ना कहीं तो दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं तो आपके जो क्या कहते हैं मसल टीयर वगैरह होते हैं ना, तो जो भी टीयर होता है ना, उसका जब रिपेयर होती है, जैसे ये बोलते हैं ना मसल को टीयर करना जरूरी है, तो फिर उसके बाद उसको टेक्निकली इसमें बॉडी बिल्डिंग में कुछ और वर्ड यूज करते हैं, बट एक हाइपरट्रॉफी। हाँ हाइपरट्रॉफी बोलते हैं उसको। या मसल टूटता है, टूट के थोड़ा बिग बनता है, उसके बाद दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी, तो उसका साइज बढ़ जाता है। हाँ, तो बेसिकली तो होता तो टीयरिंग ही है वो। हाँ, टीयरिंग करके उसको दोबारा वापस वो फॉर्म होता है हम्म, तो स्ट्रॉन्गर बनता है, बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता नहीं है नहीं बॉडी नहीं को। नहीं, स्ट्रॉन्गर नहीं बनता है, वीक बनता है। उठाने में तो उनके यूं तो स्ट्रांग, वो वजन तो हमसे ज्यादा उठा लेते हैं काफी। नहीं नहीं, कभी नहीं उठा सकते हो। कैसे नहीं उठा सकते भल्ला जी? वो बॉडी बिल्डिंग में 200-300 किलो के वेट उठा रहे हैं, अपन कहाँ सी उठा दैट सकते? इज आउट ऑफ प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज में किसी भी एक एक्टिविटी को करते रहोगे। देखो, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि आपको पहले तो स्कार टिश्यूज को समझो। स्कार टिश्यू क्या होता है? जहां पर आपके कट लग जाता है, हम्म। जब वो हील अप करता है तो पपड़ी जम जाती है, दैट इज स्कार टिश्यू। हम्म। वो पपड़ी उतर जाती है तो नीचे निशान पड़ जाता है, दैट इज स्कार टिश्यू। हम्म। उस स्कार टिश्यू का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जब आपके वो पपड़ी जम गई, तो मान लो आपके किसी जॉइंट पर है, तो जब आप जॉइंट को सीधा करोगे तो वो हम्म। जो पपड़ी होती है वो खिंचती है। हम्म। तो वहां की बेसिकली मूवमेंट कम करनी होती है, ताकि वहां पर फ्रेश ब्लीडिंग या फ्रेश जख्म नहीं होता रहे। हम्म। तो वो 2-3 दिन में हील अप हो जाता है। उसके बाद उस स्कार टिश्यू का वहां पर मूवमेंट ठीक टाइम पर चालू होता है, तो वो निशान नहीं बनता, अदरवाइज निशान रह जाता है। तो आप बोल रहे हो उसके अंदर मसल ब्लड मेमोरी, सप्लाई तो कम आप होती ये नहीं है। तो आप ये नहीं मानते कि पहलवानों में हमसे ज्यादा ताकत होती है वजन उठाने नहीं की नहीं वजह से? नहीं या होती। क्या बात कर रहे हो भल्ला जी? यार ये तो वर्ल्ड नोन बात है कि पहलवान से अपन किसी भी तरीके कुश्ती करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें हमसे ज्यादा ताकत है। पहलवान किसकी बात कर रहे हो? जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो अखाड़े में करते हैं? दोनों ही तरीके के पहलवानों में हमसे ज्यादा ताकत होती है। नहीं मैं नहीं काफी नहीं, लोग, एक आप तो मिनट मिलते एक ही मिनट रहते हो एक दिल्ली में, मिनट तो एक आप मिलते ही रहते होगे, मैं तो काफी लोगों से मिलता हूँ जिनके एक अंदर सेकंड एक ये। सेकंड, आप कभी भी एक चीज चेक कर लो, जो अखाड़े वाले होते हैं ना, हम्म। उनके बॉडी के जो कट्स होते हैं वो नहीं होते, वो राउंडेड होते हैं। उनकी हम्म। स्ट्रेंथ किसी भी जिम जाने वाले से 10 गुना होती है। ठीक है, वो टीयरिंग के लेवल तक नहीं जाते, वो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपके रेप्स ज्यादा हो, रेप्स आई डोंट नो किसको आप बोलते हो, बट अगर आप मान लो जैसे पुशअप्स करने हैं, तो आप पुशअप्स वहां तक करते हो जब तक टीयरिंग नहीं हो। जबकि अगर आप 2-2 4-4 पुशअप करोगे और 2-2 मिनट का गैप लोगे, तो उसका रिजल्ट जो होगा, उसकी स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ किससे बननी है? आपका रियल मसल किससे बनने हैं? जहां पर टीयरिंग नहीं होगी, जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसके बाद रिलैक्स होंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पर वहां पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है। वो ब्लड सप्लाई उसको ज्यादा न्यूट्रिशन दे सप्लाई करेगी। जहां पर न्यूट्रिशन ज्यादा सप्लाई होगी, वहां पर आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। और जहां पर आपकी टीयरिंग होगी, वहां पर वो स्कार टिश्यू बनेंगे। जहां स्कार टिश्यू बनेंगे, वहां की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी, वहां की स्ट्रेंथ खत्म होगी। चलिए, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। चले, अब आप मुझे ये बताओ कि मेरा एक फ्रेंड है, मैंने आपको उस बारे में आपको पहले ही बताया था, वो आपको कॉल पता नहीं क्यों नहीं करता है, मैंने उसे 10 बार बोल दिया है। उसकी वाइफ जो है, उसकी वाइफ को एक अजीब सी समस्या है हम्म, कि उसकी वाइफ, विटामिन सी की बात भी बताता हूँ मैं आपको। उसकी वाइफ जो है, उनको टीबी हुआ, ठीक है। हम्म, अब टीबी का इलाज तो उन्होंने चालू किया, हम्म, लेकिन उनको क्या गांठें होने लगी, गले में उनको गांठ होती है, हर थोड़े टाइम में गले में गांठ हो जाती है। ये वो फिर डॉक्टर से वो निकलवा के आए उस गांठ को। हम्म, तो डॉक्टर भी बोल रहा है ये टीबी से रिलेटेड गांठ
लग रही थी पर नहीं है, कि है कैंसर भी नहीं है पर बार बार उसको गांठें हो जाती हैं, तो ये उनकी समस्या चालू हो गई है। अब उन्होंने एक बात बोली कि जब भी वो टमाटर या कोई भी खट्टी चीज खाते हैं तो उनकी समस्या एग्रेवेट हो जाती है, जो कि मैंने अब उनको बंद करा दिया। मैंने बोला खट्टा खाना आप बंद कर दो, लेकिन उनकी जो ये है ना कांस्टेंट पस बनने वाली गांठें, ये ओवरऑल कुछ कुछ टाइम में आती ही रहती हैं। इसके बारे में टीबी की जो बात है ना, टीबी इज अ वेरी वेरी डेंजरस डिसीज। हम्म ये अंदर से पूरे शरीर को खाना शुरू कर देती है। हम्म और इसमें मेरे को जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने शायद आपको अभी जो बता ही रहा हूँ कि मेरा भी 2-3 महीने के लिए यही टीबी के सिम्टम्स है सब के सब। इसमें चिल्स बहुत भयानक होते हैं। आपको गर्मी के महीने में भी पंखा चला के भी ठंड लगती है उस पोर्शन में जहां पर ये टीबी होती है। अच्छा। तो मैंने किसी के साथ डिस्कशन करते हुए मैंने इस चीज का जिक्र किया, तो किसी लेडी ने मेरी वीडियो देखी तो शी कॉल्ड अप, शी सेड मुझे अभी टीबी हुआ था और मैंने इसकी 8 महीने तक मेडिसिन लिया और टीबी ठीक हो गया। अच्छा। पर अभी भी स्टूल जाते हुए मुझे एनएस में बर्निंग होती है। अच्छा। और चिल्स टाइप से होता है। अच्छा। तो उसने फिर वॉक इन रेस्ट और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करा, उसके बाद उसका फोन आया कि वो उसका ठीक हो गया। अच्छा। और आज की डेट में मुझे किसी तरीके की चिल्स नहीं है। मेरे जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, बल्कि मैं कुछ हद तक समझता हूँ कि जैसे जितना मेरा हेल्थ इसको होने से पहले लास्ट ईयर था उससे बेटर हो गया। तो इट इज मतलब नॉट इवन 1% नेगेटिव नाउ। अब उसको गांठें क्यों हो रही है? टीबी और गांठों का क्या कनेक्शन है क्या कोई कनेक्शन? न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, वहां पर ट्यूमर्स हो रहे हैं। क्या खत्म हो रहा है? मेरा जो वेट है ना, जब मेरे को टीबी के ये सिम्टम्स और टीबी टाइप से हो रहा था, तो एक ही रात में मेरा वेट 3-4 किलो कम हो जाता था। अच्छा। तो मुझे उसको रोकने के लिए एफर्ट करना पड़ता था, शुगर खानी पड़ती थी या कुछ और लेना पड़ता था। तो भाई पूरा अंदर से फीलिंग होता था कि पूरा का पूरा जैसे कोई बैक्टीरिया अंदर से किसी चीज को खाए जा रहा है ना, उस तरह से होता था। पेन यूज टू मूव। तो अच्छा। वो उसका पूरा जो भी उसका मसल्स होता है, टिश्यूज होता है, उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। अच्छा। और टीबी की जो मेडिसिन होती है वो भी कीमोथेरेपी होती है। अच्छा। तो मैंने वो बिल्कुल 1% भी नहीं लिया। तो आप बिना मेडिसिन के टीबी आपका ठीक हुआ? यस, आई बिलीव दैट। और इन लोगों को जो ये वॉक इन रेस्ट और ये पानी डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन से इनकी गांठों की समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम तो ये जो गांठों की है वो तो उससे, क्योंकि एक कोई है चेन्नई में, तो ही इज ए योगा इंस्ट्रक्टर। तो उनको गोइटर हुआ है और उनको दूसरा क्या बता रहे थे, हाँ गोइटर है। गोइटर के अलावा आई डोंट नो क्या और चीज बताई थी उन्होंने। तो गोइटर तो एक था ही शायद, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड या कुछ और भी था, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन कुछ था। तो उनका फीडबैक 1 महीने के बाद था कि जो उनका गोइटर है 20% कम हो गया। 20%? हाँ। उसके बाद में ही सेड कि उन्होंने एक दिन वो कंप्लीट वाला किया था, तो उसी दिन उनका 20% एक ही दिन में कम हो गया। अच्छा। और नेक्स्ट फीडबैक ये था कि जब उसका बाद उन्होंने रिज्यूम किया तो वो 20% जो एक दिन में कम हुआ था वो दोबारा से वापस आ गया। अच्छा। अभी मैंने जो कंप्लीट छोड़ने वाला है 48 आवर्स तक किया है। अब मूड ये बना हुआ है कि जिस दिन भी अब टाइम मिला और वो हुआ तो उसको एक्सपेरिमेंट करना है, उसको एक्सटेंड करना है 72 आवर्स या ज्यादा के लिए। 3-4 दिन खाना पीना छोड़ना है। 72 आवर्स तक आप खाना पीना छोड़ने वाले हो, और फिर जब उसके बाद पीते हो तो पानी एक ही गिलास पीते हो या खूब सारा पी लेते हो? नहीं, वो धीरे धीरे शुरू होता है। अगर उसको बढ़ाना भी होता है तो 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। वो एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बॉडी का यूज ही नहीं होता, वो कहीं ना कहीं स्वेलअप हो जाता है। फिर वो उसको अगर पानी को रास्ता नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान कर देगा। तो जब मैं 24 आवर्स वाला करता हूँ तो मुझे उसके बाद भी नॉर्मल जो 1 गिलास पानी पीना होता है वही पीना होता है ना? बहुत हाँ, ज्यादा थोड़ी वो खाने के करिए। साथ फिर 1 गिलास धीरे पीते धीरे हैं। करके जैसे यूरिन आने लगेगा तो वो पानी पहले का जो एब्जॉर्ब हो गया, आपको पता चल गया कि यूज हो गया, तो मतलब जल्दी जल्दी मत पीजिए। घंटे मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे में एक गिलास पीजिए और धीरे धीरे करके बढ़ा दीजिए स्पीड। तो खाने के साथ ही पी लूंगा ना? जैसे रात मैंने 24 आवर्स किया, रात को पानी पिया, तो अगले दिन सुबह उठ के जब नाश्ता खाऊंगा तो उसके साथ 1 गिलास पानी पी लूंगा, यही हाँ, करना है? नहीं अगले दिन भी बढ़ाना है आपको, 6 गिलास 7 गिलास करना है, कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में एकदम से मत करिए। सुबह जैसे खाने के साथ ले लिया, फिर दोपहर से पहले 1 गिलास ले लिया, फिर खाने के साथ ले लिया, फिर धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ाते रहो पानी की। ऑल ऑफ ए सडन नहीं बढ़ा देना कि आपने 36 घंटे नहीं लिया तो सुबह उठकर 4 गिलास पी लिया, वैसे नहीं करना।
तो आप अगर जैसे किसी रिलीजियस रीजन की वजह से हम लोग हफ्ते में एक बार फास्ट करते हैं, आपको क्या लगता है वो अनहेल्दी है कि हेल्दी है? सी इफ ए पर्सन इज इन परफेक्ट शेप देन इट इज अनहेल्दी। इट इज अनहेल्दी एक अगर वो हफ्ते में। परफेक्ट शेप में है, अगर परफेक्ट शेप में नहीं है तो इम्बेलेंस है, इम्बेलेंस को रिस्टोर करने के लिए इट इज ओके। अगर परफेक्ट शेप में और हफ्ते में एक दिन फास्ट कर रहा है तो वो अनहेल्दी लग रहा है। हाँ, अनहेल्दी इन द सेंस कि न्यूट्रिशन तो बंद हो जाता है ना उसका। सी परफेक्ट शेप में होता नहीं है कोई भी, तो आप ये कह सकते हैं जनरली कि इट इज ओके। साथ में वॉक एंड रेस्ट करता रहे तो वो उसका रिजल्ट और अच्छा हो जाता है। क्योंकि क्योंकि मैंने कभी काफी लोगों में मैंने काफी ये ऑब्जर्व किया है, कुछ लोग, बहुत सारे लोगों में, जो भी लोग हफ्ते का एक फास्ट रखते हैं, दे जनरली टेंड टू बी हेल्थियर देन पीपल जो नहीं रखते। हाँ, जनरल जो कंसेंसस जो है, जैसे फैमिली यूजली मेंबर्स जो वगैरह जो भी यूजली रखते हैं ना, वो हेल्थी हैं ज्यादा। जो यूजली रखते हैं वो कहीं ना कहीं पर वो उस दिन रेस्ट नहीं करते, वो चलते फिरते रहते हैं। जिसको हफ्ते में एक दिन रखना है तो वो ही कैन नॉट अफोर्ड ना कि हफ्ते में रेगुलरली एक एक दिन डाउन होके घर पर पड़ा रहे, तो वो घर पे तो उसका। क्यों पड़े रहेंगे, वो अपने ऑफिस जाते हैं और साथ में एक दिन फास्ट कर लेते हैं, तो वो उनके लिए वो हेल्दी रहता है मेरे हिसाब से, तो वो मैंने वॉक जितना। एंड रेस्ट उनका होता रहता है तो उसका बैलेंस बनता रहता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि परफेक्ट हेल्थ में कोई है नहीं, हम्म। हर एक का इम्बेलेंस होता है, खाना पीना उल्टा सीधा होता है, तो इट इज ओके काइंड ऑफ थिंग। पर आप नहीं करते हफ्ते में एक बार? मैं यूजली वही होता है ना कि जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है ना तो आपको पैसे की वैल्यू नहीं पता होती। तो जिस पे आपकी हेल्थ ठीक है ना तो आपको हेल्थ की वैल्यू नहीं पता, तो आप सभी तरह की लिबर्टीज ले लेते हो। तो आज की डेट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई टेक लिबर्टीज। तो आप नहीं करते हैं हफ्ते में एक बार फास्ट? नहीं, मैं बीच में एक्सपेरिमेंट करना होता है। बहुत दिन हो गया, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे कि मैंने वो उस समय पहले एक दिन 16 घंटे वॉक एंड रेस्ट किया लगातार, फिर उसके हम्म। बाद ये वॉक एंड रेस्ट चालू किया, फिर उसके बाद मैंने तो 48 घंटे का छोड़ा। तो 16 घंटे नाउ वॉक एंड रेस्ट करने के बाद आपको क्या फायदा लगा? बहुत एनर्जी हाई हो गई थी, नींद आनी बंद हो गई थी। आप एक चीज एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप ये करके देखो ना, हफ्ते में एक बार अगर आप फास्ट करके देखो। और प्रॉब्लम वही ना, मैं रेगुलर नहीं कर सकता। मैं कह ही रहा हूँ कि जैसे मैं 3 दिन 4 दिन खाना छोड़ना है तो मैं हाँ, छोड़ूंगा उसको। उसको बस ये है कि आज होता है, महीने बाद होता है, 2 महीने बाद वो करूंगा फॉर ए किक कि वो कहाँ तक लेके जाता है। बट जहां पर मेरा डिसिप्लिन की बात होती है, किसी चीज को रेगुलर करना है, वो नहीं मैं कर पाता हूँ। समझ गया। तो अगर आपको हफ्ते में एक बार करने को बोलूंगा तो आप भूल जाओगे, मिस कर जाओगे, नहीं कर हाँ, पाओगे? मैं वो हफ्ते में एक दिन का रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाऊंगा। हाँ, अगर महीने में एक दिन 2 दिन करना है, ऑफ एंड ऑन करना है कि मतलब जिसका कोई रूटीन नहीं है, तो वो शायद कभी कभी कर लेता हूँ मैं। जैसे अभी सुबह से मैंने मतलब एक दाना भी नहीं खाया, ना मैंने पानी पिया सुबह से। नहीं सर, चाय हाँ, पी थी बस। हाँ, सेम, मेरा भी सेम ही स्थिति है, ना मैंने कुछ खाया है ना पिया है, बस आधा कप चाय पी है बस। आज बेसिकली बहुत दिनों से मैं यही प्लान कर रहा था, पर वो रोज कुछ ना कुछ खाना पीना हो जाता था। हो सकता है अभी भी कर लूं, पर बीच में अभी कोई आया हुआ था तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो थोड़ा बहुत वॉक एंड रेस्ट चल ही रहा था। मैं हफ्ते में ये चीज ट्राई करता हूँ, मैं हफ्ते में एक दिन फास्ट रखूंगा, और क्योंकि मुझे फास्ट रखने के बाद एनर्जी लेवल काफी हाई लगता है, तो एक बार करके देखते हैं कि क्या स्थिति है। आप भले ही कुछ और ट्राई करें, मेरे को लगता है कि फास्टिंग के बड़े ही अच्छे, पूरे पर इंटरनेट पे फास्टिंग के लिखा हुआ दिन, फास्टिंग उसी दिन करो जिस दिन ऑफिस वगैरह जा रहे हो, तो कि बैठो नहीं। जहां बैठ जाते हैं ना फास्टिंग करके, वो है। नुकसान ज्यादा करता है। हाँ, मैं संडे को फास्टिंग नहीं करता क्योंकि जनरली मैं संडे कुछ खाता पीता हूँ, तो मैं जनरली मंडे या ट्यूसडे को फास्ट करने की सोच रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं वही मैं कह रहा हूँ ना कोशिश कि करता हूँ। देखो अभी तक जो हमारा रिजल्ट है, वॉक एंड रेस्ट के साथ में अगर फास्ट करते हो तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, वो बैलेंसिंग होती है, वो पॉजिटिव फायदा करता है। तो ये जो लोग करवा चौथ वगैरह लेडीज करती हैं कि उस दिन खाना पीना छोड़ के बैठ जाती हैं, लेटी रहती हैं, वो नुकसान करता है। अच्छा, क्योंकि मैं कैंसर केयर में जैसे थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ये भी पढ़ा, काफी सारे डॉक्टर्स हम्म अभी इस बारे में रिसर्च हो रही है कि फास्टिंग करने से हम्म। कैंसर सेल मरते हैं। सी वो और ऑटोफेगी है ना। क्या चीज है? ऑटोफेगी तो वही है ना जो नोबेल प्राइज मिला था 2016 का। मुझे ध्यान नहीं है उस बारे में, आप बताइए। ऑटोफेगी में दिस गाय सेज कि फास्टिंग करने से कैंसर सेल्स मरते हैं। जब हम फास्ट करते हैं तो जो सेल्स होते हैं, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कैंसर सेल ओनली, इट सेज कि जो सेल्स होते हैं वो आसपास के सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं। ओके। वेरेज जो मैं उसको इंटरप्रेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट करना चाहता हूँ। ऑटोफेगी अगर इतना अच्छा होता तो हम्म। अगेन दिस वुड हैव बिकम अ मास थिंग कि जिसको भी कैंसर है वो यही करके ठीक हो जाएगा, उसको 10-20 लाख रुपए खर्चने की क्या जरूरत है। हम्म। और अगर उसको नोबेल प्राइज मिला है तो डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है वो भी 100% नहीं है।
उसको अब ये, नोबेल प्राइज मिला इस बात के लिए। हाँ हाँ, इसकी ऑटोफेगी के ऊपर 3 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। तो ये तो बड़ी ही मतलब मैं मानता हूँ कि अगर जैसे जिस इंसान को नहीं भी है तो हफ्ते में एक दिन करने से उसका पूरा बॉडी का सेटअप बढ़िया हो जाएगा, सी वही तो, डिटॉक्सिफिकेशन ये वो इसमें सारी चीजें हो जाएंगी। ऑटोफेगी का प्रॉब्लम क्या है कि उसने इस चीज को पानी के साथ बोला है। अच्छा, पानी साथ में लेने से उसमें, और दूसरा इसमें वॉक एंड रेस्ट भी नहीं है। तो अब पानी साथ में लेने में क्या प्रॉब्लम है? पानी लेने से आपका मेटाबॉलिक रेट गिरेगा, ओके। और जहां मेटाबॉलिक रेट गिरेगा आपका कोई बढ़िया नहीं हो सकता। मेटाबॉलिक रेट इज द मेन थिंग विच कीप्स यू गोइंग। मैं जहां से इसको फास्टिंग को इंटरप्रेट करता हूँ, मैं ये बात सोचता हूँ कि 500 1000 साल पहले जब भी मतलब ये सिविलाइजेशन नहीं था, जब भी हंटर होते थे हम सभी लोग, तभी ये कैंसर वैंसर जैसी बीमारियां काफी कम होती होंगी। उस टाइम पे हमको कोई रेगुलर फूड इंटेक नहीं मिलता था, घंटों साल दिनों तक लोग चलते रहते होंगे खाने की तलाश में, क्योंकि हंट करके मिलता था। तभी वो लोग खाना भी कम खाते होंगे, उनकी नहीं, हेल्थ ये सब जरूर बेटर थ्योरीज, थी। सी देखो ये सब थ्योरीज हैं। उस समय क्या एनवायरनमेंट होता था, क्या चीज होती थी, क्या बैक्टीरिया होते थे, क्या गट होता था, वो सब कुछ नहीं पता। आपको मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आपको हजारों साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। हमारे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ट्वेल्थ में थे या हम्म। 12th में थे, तो हमारे एक ग्रुप फोटोग्राफ है क्लास का। हम्म। नोबडी इज वियरिंग स्पेक्स एंड नोबडी इज फैट, नॉट इवन 1 ग्राम भी किसी का वेट फालतू नहीं है। हम्म। और अगर आप पूरे स्कूल की बात करो तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 लोगों से ज्यादा कोई मोटे होते होंगे। और स्पेक्स की बात करो तो 2-4 लोगों के पूरे स्कूल में होंगे। आज की डेट हम्म। में आप चले जाओ कहीं पर भी, लाइन लगा के आधे से ज्यादा बच्चों के स्पेक्स लगे होंगे, आधे से ज्यादा बच्चे ओबेस होंगे या वीक होंगे, जिनका ईटिंग डिसऑर्डर्स होंगे। हम्म। हमारे जमाने में बस होती थी, स्कूल जाना होता था, 2-2.5 किलोमीटर स्कूल था, तो पैदल जाते थे, पैदल आते थे। सही बात है। और पॉल्यूशन होता ही नहीं था दिल्ली के अंदर। पूरी कॉलोनी में मेरे ख्याल से साइकिल किसके पास हो तो वो अमीर माना जाता था। बिल्कुल। स्कूटर वगैरह भी नहीं होते थे, तो पॉल्यूशन भी नहीं होता था। तो उस सारी चीजों को आप मिक्सअप करके, और टीवी भी नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होते थे, लैंडलाइन भी हाँ। नहीं होती थी, हम्म। बात करने के लिए भी कोई नहीं होता था, बात करने के लिए किसी के घर जाना पड़ता था। हाँ। सो ऑल सेड एंड डन कि आप कुछ भी कहो, उसमें आपको मतलब, अभी क्या है कि आप घर पर हो, सारा दिन घर पर हो, बच्चे हैं मोबाइल लेके 12-12 घंटे बिस्तर नहीं छोड़ते दिन में भी। हम्म। और हम्म। उस जमाने में आप कितनी देर बिस्तर पर लेटो और क्यों लेटोगे, कोई कारण ही नहीं था, टीवी नहीं था, तो इतने गेम्स इतना नहीं। सब ये सारी चीजें आपको ध्यान है, तो मुझे ये बात लगती है कि इतना सब करने के बाद व्हाई यू आर नॉट एबल टू लूज वेट? व्हाई आई एम नॉट एबल टू लूज वेट? लास्ट आपने मुझे बताया था कि आपका वजन 77 के आसपास है। हम्म, विच शुड बी, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट, मतलब अगर 68 के आसपास आ जाते हो तो आप बिल्कुल परफेक्ट लगोगे। हाँ 65-66 के आसपास। हाँ, अ, आप ओवरवेट नहीं देखने में तो लगोगे। कम से कम परफेक्ट हो जाता है, देखने के देखने में लिहाज तो से कम से बहुत। कम परफेक्ट लगोगे, बिल्कुल वही हम्म। कहने की बात है, अंदर का छोड़ देते। व्हाई आर नॉट एबल टू लूज वेट आफ्टर ऑल दिस रिसर्च? यू कैन से कि मैं खुद डिसिप्लिन, मतलब जब आपको सर दर्द नहीं हो रहा, आपको कोई और दिक्कत नहीं हो रही, आप खेल रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, हंस रहे हो, सब कुछ है, तो आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो शिफ्ट हो जाती है। नहीं, वो तो मैं प्रायोरिटी की बात मान गया, मैं न्यूट्रिशन लेवल पे बोल रहा हूँ कि आप जरूर बॉडी इतना फैट स्टोर कर रही है तो जरूर यू आर ओवर ईटिंग और डूइंग समथिंग रॉन्ग। वो हाँ, क्या हम है? तो ओवर ईट करते हो ना। अभी कितने किलो इनो आए थे, मेरे ख्याल से 2 किलो इनो आए, या क्या 7-8 पीस थे, तो लेकर आए तो 5 पीस खा लिए एक साथ, किस चीज के? किनू के। किनू के? अच्छा, संतरे जैसा जो फ्रूट होता है। हम्म। तो आप बड़ा फ्रूट कंज्यूम करते हैं ये जानते हुए भी कि उसके अंदर दुनिया भर का लिक्विड इंटेक हो जाएगा मेरा। हाँ, पर अभी मैं कोशिश ये करता हूँ कि 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं करूँ। अगर मैं लेकर आता हूँ तो मैं यूजली हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं लाऊंगा। बट बात तो वही है ना, अगर आप रोज का एक संतरा खाओ और 1 किलो सैटरडे को खा लो, बात तो वही बैठी कि आपने पूरे हफ्ते का हिसाब कर मैनेज कर नहीं लिया। नहीं 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 नहीं, वो एक दिन में निकल जाता है। पर एनीवे, वो भी मैं आज की डेट में अवॉइड करता हूँ। मैं अगर हफ्ते में भी लेता हूँ तो 1-2 ही लेता हूँ, बस इस बार ही थोड़ा ज्यादा हो गया। सो जैसा आप बोल रहे हैं कि कोई भी चीज एक्सेस में खराब है, तो आप खुद ही एक्सेस में 1 किलो फ्रूट ले रहे हैं, तो वो तो खराब ही है। हाँ, पर वो डेली नहीं लेता। पर वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही चीजें तो जिक्र कर रहा हूँ कि मैं अपना उतना डिसिप्लिन में नहीं रहता। अभी जैसे मिठाई की बात करो, तो पिछले हफ्ते में मैंने इतनी मिठाई खा ली, कुछ करने की बात नहीं। जबकि उससे पहले मैं शुगर इंटेक बस वेरी नॉमिनल या एवरेज था कि ये एक दो और चम्मच गलत है मेरे हिसाब से कि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है इतने शुगर को हैंडल करने के लिए। जब आप इतना उसको एकदम स्टफ करते हो तो इट माइट रूइन योर बॉडी।
हाँ, तो पिछले 2 दिन से मेरे को पेट में दर्द हो रही थी। ऑफ कोर्स जब मैं कोई चीज करने, जैसा मेटाबॉलिज्म आप बोल रहे हो जो रेडी नहीं है, जिसका 16 साल तक जैसा सेटअप है, आपने अपने मेटाबॉलिज्म को सालों तक ऐसा ट्रेन किया है और आप 1 किलो शुगर एक साथ दे रहे हो, तो वो तो बड़ा ही इंसुलिन पर इफेक्ट डालता होगा। यूजली मुझे पहले कभी नहीं होता था, पर अभी क्या होता है कि मेरे ख्याल से वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी फिजिकली, बट मुझे मेंटल लेवल के ऊपर या थोड़ी सी दिक्कतें आने लग गई थी शुगर इंटेक ज्यादा लेने से। अब क्या है कि अब जैसे मैंने लिया, पहले क्या होता था सर में सर सर सी कुछ लगने लगता था, कुछ अनकंफर्टेबल सा हो जाता था मैं, अगर शुगर इंटेक एकदम से स्पाइक होता था। अभी मैंने जैसे लिया है तो मुझे और कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा ब्लोटिंग और थोड़ा सा एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं वो टाइट हो गए थे थोड़े से। तो अभी जो मेरे को डायबिटीज से पहले होता है ना इनिशियल रिजल्ट्स, वो सब नहीं होता है। आप मेडिटेट करते हो क्या भला जी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आपका जो बॉडी ऑफ नॉलेज है ये सारी चीजें, लेकिन डिसिप्लिन और वो सारी चीजों के लिए अगर आप करो मेडिटेट और लेटिंग गो, चीज को लेट गो करने का एक प्रैक्टिस होता है, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करें, थोड़ा मेंटल लेवल पे भी ये चीजें बड़ा अच्छा इफेक्ट देती हैं, क्योंकि आई डू इट और मुझे लगता है ये हेल्पफुल होता है डिसिप्लिन और सारी चीजों में। मे बी यू वांट टू लुक इनटू नहीं, इट। आप जो कह रहे हो ठीक है, मेरा जो इनडिसिप्लिन का बेसिक रीजन है ना, हम्म एक तो ये हो गया कि वन क्योर फॉर ऑल डिसीज में मैं ऑन एन एवरेज 6-7-8 घंटे लगा देता हूँ। हम्म फिर उसके अलावा एक साइबर कैफे है, उसमें कभी कोई चीज खत्म हो गई, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। फिर हम्म तीसरा कोर्ट केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस में कई बार नया फाइल करना होता है पुराने कोर्ट कोर्ट केसेस केसेस का। मतलब कोर्ट केसेस किस मैं चीज? लॉ की प्रैक्टिस भी करता हूँ। आप लॉयर हो? हाँ, लॉयर भी हूँ। ओके ओके। सो अब उसका होता है, अब होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि टांग 3-4 जगह 5 जगह फंसी होती है, हम्म तो कभी जैसे सुबह मान लो मेरे पास कोई केस मेरे को फाइल करना है, उसकी लास्ट डेट आ रही है। अब मुझे हम्म टेंशन होती है उसको फाइल मतलब उसका काम पूरा करने के लिए, और हम्म मेरा ध्यान रहता है कि यार कोई वीडियो बना लेता हूँ, कुछ वन के और पर कर लेता हूँ काम। तो हम्म सुबह से क्या होता है कि मेरे दिमाग में वो चलता रहता है, नहीं यार पहले वो करना है। फिर जब 12 बज जाते हैं, फिर होता है कि यार अब तो टाइम निकल गया, अब तो कोर्ट का कल ही होगा, तो थोड़ी देर बाद कर लूंगा, तो फिर मैं वीडियो बनाने लगता हूँ। वो जो एक कन्फ्लिक्टिंग चीज रहती है ना, उसकी वजह से मेरा कोई भी काम नहीं होता। अगर मैं एक ही चीज पर लग जाऊं तो मेरा जितना आउटपुट निकलेगा मेरे ख्याल से 10 गुना निकल जाएगा। आज की डेट में सिर्फ ये सोचते हैं कि ये करूं या वो करूं या वो करूं, टाइम खराब होता है मेरा। तो ये सब जो है ये आपका जो थॉट्स का जो कंफ्यूजन है ना, हम्म। ये आपका मेडिटेशन से बड़ा आपको जोन इन आ जाएगा, जहाँ पे आपको जो चीज जिस समय प्रायोरिटी में वो करनी, कौन सी चीज कब करनी है, वो आपका जो है ना फ्लो बड़ा इम्प्रूव होने लगेगा। जी, मेडिटेशन में क्या करते हैं? मेडिटेशन काफी तरीके का होता है, लेकिन 2 तरीके का मेडिटेशन मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक तो जिसको बोलते हैं ध्यान, जिसमें हम्म। हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम सबका क्या फोकस आजकल बड़ा कमजोर है, बच्चों को भी नहीं नहीं देखो। नहीं नहीं नहीं, आजकल लोगों का फोकस बहुत कमजोर है, पर मेरे घर में सब लोग मेरे से इस बात से चिढ़ते हैं। बेसिकली फोकस कहते हैं माइंड को ब्लैंक करने के लिए। ठीक है, जब आपके कोई थॉट्स आपके माइंड को क्रॉस नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से उसी को बोलते हैं मेडिटेशन भी। तो दो बाई तरीके का, बर्थ। एक एक तो ये है फोकस करना जिसको बोलते हैं ध्यान, और एक होता है लेटिंग गो वाला। लेटिंग गो वाला ये होता है, लेट को मतलब हम हमारे दिमाग में विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जो भी विचार आया उस पर ध्यान ना देके, उससे जैसे पानी में लहरें आती हैं उस तरीके से उसको लेट गो करने का प्रैक्टिस किया जाए। सी, मैं ये वही होता कह रहा हूँ ना कि मेरा जो नेचुरल प्रोसेस है, बचपन से ही मुझे कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं होती, मेरा माइंड जीरो होता है, ब्लैंक होता है। तो मेरा जो मेडिटेशन होता है वो नेचुरली होता है, मैं किसी तरीके से स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। बट अच्छा। जब मुझे किसी चीज को सोचना होता है, किसी चीज को स्टडी करना होता है, तो मैं उसको प्रॉपरली ढंग से कर लेता हूँ। और उसमें जैसे वन क्योर फॉर ऑल डिसीज में भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी करना शुरू किया। हम्म ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में कैलोरीज आ जाती हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आता है। तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मुझे जब ये समझ में आया कि दिस इज फंडामेंटल समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आज तक 3 चीजें समझ में आई हैं हेल्थ से रिलेटेड। वन इज इन्फ्लेमेशन, वन इज मेटाबॉलिज्म, और थर्ड इज डिहाइड्रेशन। अच्छा। तो अब अगर मुझे मेटाबॉलिज्म के बारे में समझना है, तो आई स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन कि दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितनी कैलोरीज खर्च होती हैं, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करती हैं, बाकी फिजिकल में कितनी होती है, अलग अलग एक्टिविटी में कितनी होती हैं। तो ये सब जो चीजें होती है ना, इसको आप एक एक बिट्स एंड पीसीज में उठाते हो। बिट्स एंड पीसीज में उठाने के बाद उसको मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद उससे कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से उसको नए सिरे से देखते हैं कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, बेटर क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज। ये जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही स्लो मूविंग है।
और अगर आप इसमें कुछ भी जल्दी करते हैं तो वही हाल होता है जो डॉक्टर्स का होता है कि वो पढ़ लिया सब कुछ पर आता कुछ भी नहीं। हम्म। तो वो प्रोसेस बहुत स्लो है। तो अगर आप मेडिटेशन का पॉइंट ऑफ से देखते हो तो आई एम वेरी कूल्ड ऑफ अदरवाइज, बट ओनली थिंग इज डिसिप्लिन थोड़ा खराब है। या तो मे बी आपका डिसिप्लिन इसलिए भी खराब है क्योंकि शायद आपके लिए फिजिकल अपीयरेंस इतना मायने ही नहीं रखता कि आप उसको प्रायोरिटी दो। हाँ, आप उसको कहीं ना कहीं आप उसको मानते हो कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 10 किलो ज्यादा भी दिख रहा हूँ अगर मैं अंदर से हेल्दी हूँ, तो इसीलिए आप उसको कोशिश ही नहीं करते हो करने की। बस सिर्फ यही बात नहीं है। मैं अभी बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं कुछ दिन अभी नहीं खेलता हूँ, बट अभी मैं जैसे कुछ दिन पहले खेला काफी टाइम के बाद। मैं 5 साल के बाद भी खेल रहा हूँ, बट स्टिल आई एम कम्पीटिंग विद 22 ईयर ओल्ड पर्सन। अच्छा। सो मैं बेसिक डिसिप्लिन नहीं होने का कारण है कि मुझे किसी भी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, या इन मतलब एक इनकेपेसिटी होती ना, मैं किसी के साथ खेल रहा हूँ आपको तो नीड महसूस नहीं होती वो करने की तो आप हाँ, करते ही नहीं। मुझे किसी तरीके का कोई महसूस नहीं होता। मैं खेल रहा हूँ, लोग कहते हैं कि यार मैं मान लो 20 साल के लड़के को हरा दिया, तो फीलिंग हम्म। तो आती है ना बढ़िया होने की, यार ठीक है यार मुझसे बेटर है तो हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। सही बात है। तो वो प्रॉब्लम होती है। और खासकर जब मैं बहुत गैप के बाद आज से 20 साल पहले खेलना शुरू किया था, हम्म। तो मुझे मालूम है 5 मिनट में मेरी कितनी बुरी हालत हुई थी। अब प्रैक्टिकली मैं 5-6 साल से नहीं खेल रहा हूँ। हम्म। 5-6 साल में मुश्किल से 20-30 दिन खिलाऊंगा, वो भी गैप के साथ। अभी मैं पहले खेला था 3 महीने पहले, अभी 3 महीने के बाद फिर 2-3 महीने बाद अभी खेला हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। सांस नहीं चढ़ता, कुछ नहीं होता, 2 घंटे 3 घंटे आराम से खेल लेते हैं। अच्छा, बढ़िया है। चलिए, वो उसकी वजह से थोड़ा सा ना कि आप थोड़े से वो हो जाते हैं कि यार ठीक मानिए है, मैं आपकी बात, आपको ठीक है, आप इजी हो वैसे जाता है। खुश हैं तो आपको कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही इस चीज की। हाँ नहीं, डिसिप्लिन नहीं आ पाता, मतलब उसके फिर लिबर्टीज ले जाते हैं, फिर कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। सही। चलिए, तो मैं ये वॉक इन रेस्ट इसमें बढ़ाता हूँ। बुआ का तो अब आपने मना कर दिया है तो उनको मैं मना बोल मना देता कर हूँ। दिया, वॉक एंड रेस्ट करना है तो कर ले, बट स्टिल आई फील लाइक ये वो कंट्राडिक्टरी हो जाता है। अभी मैंने किसी एक लास्ट स्टेज के पेशेंट का कैंसर का किया था, जो मैंने शायद आपसे जिक्र भी किया था। तो तो वो शुरू कीमो करा रहे थे क्या? नहीं, उसमें हुआ ये था कि उनका लास्ट स्टेज तो पहले ही बता दिया था कि ये ठीक नहीं होगा। हम्म। एंड ही इज वो नेक का था, नेक का स्पाइन का था कैंसर। तो उस कैंसर की वजह से जो सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से नर्वस सिस्टम के, वो लॉक हो गए थे, बंद हो गए थे। ही वॉज इमोबाइल, हम्म। तो ही वॉज ऑन द बेड ऑल द टाइम। हम्म। सो इस पेशेंट का हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन किया था, और दूसरा हम्म। उनका जो अटेंडेंट था उसको बोला कि इनको हर 15-20 मिनट बाद करवट बदलते हो ताकि थोड़ी मूवमेंट होती रहे। हम्म। अब ये जब मैंने इनको अटेंड करना शुरू किया था तो उस समय उनका सर्जरी हो गई थी, बाकी कुछ नहीं हुआ था। हम्म। तो सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और उसमें 10-15 दिन का गैप था। हम्म। तो वो मैंने शुरू किया था, तो 8 दिन के बाद उनका कीमोथेरेपी की मीटिंग हो गई। मैंने इस पीरियड में उनकी सारी दवाइयां बंद कर दी थी जो चल रही थी, जो स्टेरॉइड वगैरह दिया हुआ था सब बंद कर दिया था। हम्म। तो ये सब बंद करने के बाद उनकी जो मूवमेंट्स थी हम्म। वो आई वुड से 20-30% रिस्टोर हो गई थी। अच्छा, वो बेहतर हो गए फिर? हाँ, अभी नाउ ही इज अलाइव और नॉट? नो नो, ही डाइड। पर फिर उसके बाद 8 दिन के बाद उनकी कीमोथेरेपी और वो रेडिएशन शुरू हो गया, हम्म। और वो शुरू होने के बाद में वो फिर डाउन जाता गया। फिर उसके बाद रिकवरी नहीं हुआ, फिर वो जो मूवमेंट्स वगैरह थे वो सब खत्म होते गए। Okay, okay. उनका So, सबसे Balaji, I'm getting a second call on the second line. श्योर श्योर, Thank you very much for your ठीक time है। again. मैं अपना वॉक इन रेस्ट इसमें बढ़ाता हूँ, और किलॉइड का फोटो आप बोलो तो आपको भेजूं, तो हम लोग व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करें इस कॉन्वर्सेशन को? भेजूं क्या? भेज दीजिए, पर उससे कुछ होगा नहीं। आप वॉक इन रेस्ट को करो, एग्रेसिवली करो, और आप नहीं, मैं भी। चाहता हूँ कि आप जो है ना, अगर मैं कभी भूल भी जाऊं तो ये वो मेरी शक्ल उसमें नहीं दिख रही है, तो आपको वो एक बार रहेगा कि मैं बाद में आपको फोटो कभी भेजूंगा तो आपका भी ओके, ध्यान रहेगा कि इस फोटो से कंपेयर कर पाएंगे अपन लोग। हाँ हाँ ठीक है, उसको भेज दीजिए। और ये इसको आपकी केस स्टडी रहेगा ना एक तरीके का, हम्म अगर होता है तो? हम्म, केस स्टडी रहेगा ना आपके पास हाँ भी, एक हाँ प्रूफ हाँ, रहेगा कि केलॉइड्स का 1-2 लोग और भी है। तो आप इसका ना किसी बारी टाइम निकाल के 3 दिन की छुट्टी लेके 3 दिन भूखे रह के वो करो वॉक इन रेस्ट। तीन 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 दिन भूखा तो नहीं रह पाऊंगा, एक दिन से आप ज्यादा ट्राई नहीं तो रह। करो ना, ट्राई तो करो। अरे नहीं, नहीं होगा भला जी, एक दिन बाद भी, सी और 3 दिन अनलेस बाद। अनलेस कि आप छुट्टी ले सको, आप नहीं कर पाओगे, पर अगर छुट्टी लोगे तो हो जाएगा। तो मैं एक एक दिन करता हूँ ना, आप बोलो मैं हर 15 दिन में हर नहीं 15 नहीं, दिन में एक बार कंटिन्यूस करूँ? करो, कंटिन्यूस करो। मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं करके बताता हूँ कि क्या होता है। नहीं, आप तो कर लोगे, आप तो कर लोगे, आपको प्रैक्टिस है, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा मेरा मतलब मनोबल में वो जैसे आपका डिसिप्लिन है, मैं सोच के डर लग रहा है 3 दिन का, तो मैं जब भी मेरा आपने मन ही नहीं एक मान दिन रहा का तो मैं किया नहीं हुआ कर है? पाऊंगा। हाँ, एक एक दिन दिन, तो मैंने किया है ना।
एक दिन 36 किया घंटे हो गया था? 36 घंटे मानो कि क्या था, 24 घंटे मानो, ओके। 24 घंटे मानो ना। तो उसमें आपको कुछ प्यास वगैरह कुछ वॉक इन रेस्ट किया था उस पीरियड में? हाँ किया था ना, वॉक एंड रेस्ट किया था, और उसके बाद बड़ी मतलब 24 घंटे बाद तो एकदम एनर्जी लेवल इतना हाई था मेरा कि मेरे को लग रहा था कि अभी मैं मैराथन भाग सकता तो फिर तो कर सकते हो, 3 दिन में कर हूँ। सकते हो, चलो। बड़ा अच्छा एनर्जी लेवल, आसपास वालों को विश्वास भी नहीं होता, मैं पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, और आई वाज सो वाइब्रेंट, इतना एनर्जी लेवल था। यही चीज मेन चीज है, और 3 दिन तक वो मेंटेन रहेगा। एनीवे, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं, चलो ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी ओके। मच, हाँ जी, ओके।